What should be the best mode of investment? एक शेयर खरीदा था 30 रुपए का और 2017 में मैंने बेचा है 9,000 रुपए का। यूपीआई कल्चर ने लोगों का सबकॉन्शियसली एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा दिया। अभी एक गोलगप्पे वाले को पीछे 40 लाख रुपए का नोटिस आ गया क्योंकि उसने 40 लाख रुपए यूपीआई से ले लिए। आपका क्या टेक है ऑन दिस ईएमआई थिंग? मैं सारी चीजें ईएमआई पे लेता हूँ। अर्ली रिटायरमेंट अप्रोच, आई विल गेट रिटायर्ड बाय 35। इज इट पॉसिबल एज पर यू? हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स द ब्लेटेंट ट्रूथ। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। क्रिप्टो करेंसी जिसने अलग ही भौकाल मचाया पिछले कुछ टाइम में, जनरली तो खत्म ही होता है वहां पे। वहां बनता कुछ नहीं है, वहां भी बनते हो। आजकल एक बिजनेस मॉडल है जो भर के बदनाम है सोशल मीडिया पे, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। लेवल सबके निकलेंगे। मेरे हिसाब से MLM इज द बेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सेल्स स्कूल इन दिस वर्ल्ड। कोई माइका लाल नहीं सिखा सकता। आजकल लोग उस तरफ टर्न कर रहे हैं कि आप दुबई में इन्वेस्ट करो। भैया मैं तो जिंदगी भर ये काम नहीं करूंगा। उसके कुछ 1-1.5 महीने बाद आ गया कि 5,200 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ एसेट्स पे ईडी ने छापा मारा है। मैं कैसे अच्छा पैसा बनाऊं? तभी आप फाइनेंस में बच पाओगे भाई, नहीं तो पैसा तो पानी की तरह बहता है फिर लाइफ में। So welcome संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द नमित शो में। थैंक यू नमित, थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। हाउ आर यू डूइंग? बस गॉड इज वेरी काइंड। डेफिनेटली कांट आस्क फॉर मोर। डेफिनेटली मुझे लगता है ऐसे अब ज्यादा मांगेंगे तो फिर वो बोलेंगे यार ये तो बहुत ही लालची हो गया। लालची हो गया तो जो है बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। गॉड इज बीन वेरी काइंड। तो आज बात करते हैं अबाउट फाइनेंसेस। और फाइनेंस भी अगर बड़ा टर्म लोगों को लग रहा हो तो पैसा, उसको कैसे रखना है, उसको कैसे बढ़ाना है, कैसे बड़ा करना है और कैसे मैनेज करना है जी, इसके बारे में। और मैं नहीं चाहूंगा कि आज के हम पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत टफ चीज़ों के बारे में बात करें। वील कीप इट दैट बेसिक कि कोई इंसान जिसने आज तक फिक्स डिपॉजिट के अलावा एक तीसरी चीज़ नहीं सुनी ना कि कैसे इन्वेस्ट होता है, उसके लिए भी ये मीनिंगफुल पॉडकास्ट रहे। ठीक है। तो संजय सर, सबसे पहला क्वेश्चन, आज आपको लोग जानते हैं सच अ बिग इन्वेस्टमेंट कोच एंड ऑल दिस, आप इतना कंटेंट बनाते हो। आपने अपनी जिंदगी की पहली इन्वेस्टमेंट कब करी थी? मेरे जीवन का पहला इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली देखिए आप खुद नहीं करते, आपके फादर करते हैं। हाँ, तो मेरे फादर बहुत एविड इन्वेस्टर हैं। ओके। तो उन्होंने मेरा PPF अकाउंट खुलवाया था ओके। 2006 में। एंड दैट टाइम हाउ ओल्ड यू वर? 2000 आई वाज 24। ओके। तो 24 की एज में उन्होंने मेरा PPF अकाउंट ओपन किया था। मैं तो पता भी नहीं था PPF होता क्या है। वर यू अर्निंग? नहीं, 24 आई वाज, सॉरी आई वाज 22, आई एम नॉट 24, 22 था। नहीं, आई वाज नॉट अर्निंग एट दैट टाइम। बस मेरी इंजीनियरिंग खत्म ही हुई थी। ठीक है। और उसके जस्ट बाद मैंने कमाना स्टार्ट किया था। ओके। और तब तक कमाई नहीं थी तो पापा ने PPF खोला था और 5,000 रुपये का पहला उसमें डिपॉजिट किया था। तब PPF की लिमिट 70,000 रुपीज़ पर ईयर होती थी। ठीक है। फिर आगे जाके वो 1.5 लाख हुई थी। तो 5,000 रुपीज़ था और उन्होंने बोला था कि ये बेटा बहुत सिक्योर इंस्ट्रूमेंट है, इसमें टैक्स का एग्जेम्पशन भी मिलता है, ये वो पूरा समझाया था। तो दैट वाज माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माय फादर। बट देन बिकॉज पापा स्टॉक मार्केट में थे तो मैं ना उनके साथ उनको अकम्पनी करता था उनके ब्रोकर पे। अब तो क्या सब कुछ डिजिटल हो गया ना, तब बड़ा था वो कि ब्रोकर बुलाएगा, मिलोगे, आप उनके ऑफिस जाओगे। तो दिस गाय वाज मोतीलाल ओसवाल्स फ्रेंचाइजी। अच्छा। तो मैं गया उनसे मिलने और वो भी यंग थे, मतलब ही बस 38-40, मैं बिल्कुल ही यंग था। तो उन्होंने बोला बेटा तो एक काम कर, तू ना स्टॉक्स खरीदना चालू कर। तो मैंने बोला सर मेरे को तो कुछ पता था नहीं। बोला नहीं, नो प्रॉब्लम, चालू कर, तेरा डीमैट खुलवाते हैं। अब उनके तो टारगेट है डीमैट खुलवाने के। तो उन्होंने खुलवाया और मैंने GMR इंफ्रा का शेयर लिया सबसे पहले। पहला शेयर आपका? पहला शेयर मैंने। एंड वो आपकी अपनी इनकम का था? डैड हाँ, से? वो मेरी इनकम का था क्योंकि मैंने पार्ट टाइम जॉब चालू कर दिया था MBA के दौरान। सो एक्चुअली क्या हुआ था, इंजीनियरिंग और MBA के बीच में मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। तो आई वॉज वेरी गुड विद क्वांट एंड DI। ठीक है। तो मैंने जाके IMS करके एक इंस्टीट्यूट था, हाँ, जहाँ पे वो कैट के बच्चों को हाँ, प्रिपेयर कराते थे। डेफिनेटली। हाँ, तो उधर मैंने जाके एज अ टीचर ज्वाइन कर लिया। सो आई यूज्ड टू बी पेड 300 रुपीज पर आवर। वाओ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था यार। कभी कभी दिन में 4 घंटे पढ़ा दी, मतलब 1,200 रुपये बन गए यार। बहुत बड़ी बात है ना यार। जस्ट ओनली 22 ईयर्स ओल्ड। तो मेरे जो इंजीनियरिंग फ्रेंड्स थे उनको जॉब लगी थी TCS में। उनकी महीने की तनख्वाह थी 16,000 और मैं 16,000 कमा लेता था 50-60 आवर्स के आसपास करके। तो मैं उनको बहुत छेड़ता था, मैं तुम लोग मजदूर यूनियन तो पूरा टाइम काम करते, देखो मैं तो 50-60 घंटे के अंदर कमा लेता था। आई मेड अ लॉट ऑफ मनी एट दैट टाइम बिकॉज दो समर ब्रेक्स आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम। एंड IMS में तब लोग बच्चे ज़्यादा आते हैं, उस टाइम पे बैचेस ज़्यादा होते थे। तो आई यूज्ड टू समटाइम्स टीच 14 आवर्स अ डे। वाओ। मतलब सुबह 7 बजे लगते थे, रात को 9 बजे तक सिखाते रहते, बैक टू बैक, खाने का टाइम नहीं होता था। क्या बात। एंड मजा बड़ा क्यों आता था, क्योंकि 14 घंटे बाद आपको रियलाइज होता है आपने 4,000 रुपए बना लिए। हाँ, तो एक दिन में जो इतना पैसा बना लिया। और मेरे पापा की तब तनख्वाह नहीं होगी शायद उतनी, ही वाज इन ONGC, तो उतना नहीं था सैलरीज। सो बहुत मजा आया स्टार्ट मेकिंग। सो उससे मैंने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट चालू किया। देन आई पेड माई फीस
मैंने MBA की फीस भरी, फिर मैं बाहर पढ़ने गया था कोपेनहेगन एक्सचेंज प्रोग्राम में, तो उधर का भी जो खर्चा था वो मैंने भरा। एंड सेकेंड ईयर का मैंने फिर वो ले लिया था, लोन ले लिया था। क्या हुआ, जैसे मैंने MBA चालू करी तो IMS को मैंने बोला थैंक यू यार, अब तो मेरे को पढ़ाई करनी। बोले नो, आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। मतलब मेरा कॉलेज माटूंगा मैं, तुम्हारा सेंटर अंधेरी में। तो बोले नहीं, हम आपको साइंस सेंटर दे देंगे विच इज़ 5 मिनट्स फ्रॉम योर कॉलेज। तो मैं कॉलेज से निकलता था एंड दे टुक 60 आवर्स फ्रॉम मी कि आपको 60 आवर्स पढ़ाना ही है महीना। तो 60 into 300 18,000 रुपीज मेरे को पर मंथ आ रहे थे MBA करते करते। तो मैं घर से MBA निकलता था, सुबह निकलता था घर से, 7 बजे की क्लास लेता था, 9 बजे तक लेता था, फिर 9 बजे कॉलेज चला जाता था। 10 बजे के आसपास से कॉलेज चालू होता था। रात को मैं 5-6 बजे कॉलेज तक बैठा रहता था, पढ़ाई वढ़ाई करता था, और फिर 7 से 9 का बैच लेके रात को IMS का फिर घर चला जाता था। So this was my kind of दिनचर्या there. Only during exams में थोड़ा ब्रेक ले लेता था obviously. So संजय सर, ये तो एक बात हुई आपकी कि आपने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करी, आपके डैड ने, और उसके बाद आपने वो आपने जब करी तब क्या एज होगी? वही 22-23 में आपकी पहली इन्वेस्टमेंट थी। Right. आज के वक्त में आपके अकॉर्डिंग, आपकी ओपिनियन में एक इंसान को कब इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए आइडियली? देखिए, मैं लोग मुझे इन्वेस्टमेंट्स के उससे जानते हैं, पूछते हैं। मेरे ना लाइफ को लेके कुछ अलग व्यू पॉइंट्स है फाइनेंस के साथ। मेरे को लगता है लोगों को ना पहले मनी के साथ रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए। आप सबके साथ रिलेशन बनाते हो, अपने माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, बट व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद मनी? वो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट, एंड दैट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप ऑफ योर लाइफ। ऑल अदर रिलेशनशिप्स विल लीव यू एट सम टाइम और द अदर, सैडली सो। बट एक ये रिश्ता है जो काफी, मतलब आपको जिंदगी अंत तक निभाना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो हाउ हैव यू डेल्ट विद दैट इज द बिगेस्ट थिंग। तो इसको हम बकेटाइज करते हैं, ठीक है? तो जब तक आप लाइफ को बकेट्स के हिसाब से नहीं सोचोगे, आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। ठीक है। जैसे हम BTS भी बात कर रहे थे इसके बारे में। तो जो भी व्यक्ति आज जॉब करना चालू कर रहा है, उसकी इनकम चालू हो रही है, वो पहले दिन ये ना सोचे कि मैं सारी इनकम का उठा के SIP कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। भाई किसी ने बोला, अच्छे इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया कि पहले दिन किसी ने 20 से स्टार्ट किया, किसी ने 30 से स्टार्ट किया, जिसके पास इतना है। अग्रीड, वो सब मैथ्स में बहुत अच्छा लगता है। हाँ। पर लाइफ में कुछ चीज़ें होती है जिनका आपको पहले ध्यान रखना पड़ता है। True. मैं आपको अभी एक किस्सा सुना दूं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज 44 years old. ही इज ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ 3.5 लाख रुपीज, बॉम्बे में है। 22 से भी शायद ज़्यादा साल से काम कर रहे हैं। अब समथिंग वेंट रॉन्ग एंड हिज प्रोसेस जिसमें वो थे वो बंद हो गया। कोई इंटरनेशनल कंपनी थी, ही वॉज लेड ऑफ। 2 month का सेवरेंस मिल गया। आफ्टर दैट ही कॉल्स मी कि भाई थोड़ी हेल्प कर दो जॉब वॉब के लिए। तो मैंने भी ठीक, वो तो करेंगे, दोस्त है हमारे। देन आफ्टर सम टाइम, अनदर मंथ और सो, ही कॉल्स मी एंड सेज कि संजय सर, मेरे को ना थोड़े पैसों की जरूरत है। ओके। मतलब क्यों? बोले सर वो किराया नहीं दे पा रहा हूँ, और ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब प्रॉब्लम्स चल रही। मैंने बोला यार 3.5 लाख की तुम्हारी तनख्वाह थी, 22 साल से तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हारे पास 3 महीने 4 महीने के खर्चे नहीं है। और ये प्रॉब्लम ना नमित भाई, दिस इज अक्रॉस बोर्ड। मोर देन 90% ऑफ पीपल इन इंडिया लिव पेचेक टू पेचेक। अगला पेचेक है, और वो पेचेक का साइज का कोई मैटर ही नहीं है कि वो 20,000 का पेचेक है या 2 लाख का पेचेक है या 5 लाख का पैकेज है, उसका कोई मैटर ही नहीं है। दे आर जस्ट लिविंग पेचेक टू पेचेक बिकॉज उनके एक्सपेंसेस उस स्पीड से इंक्रीज होते हैं और वो बकेट्स को नहीं भरते हैं। तो सबसे पहला बकेट जो आपको जिंदगी में जब भी कमाई स्टार्ट करो, आप अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। ठीक है, ठीक है। तो पहले आप अपने, देखो गाड़ी में भी बैठ के वो थोड़ी बोलता है कि एक्सेलरेटर दबाओ और भगाओ, पहले बोलते पहले सीट बेल्ट पहन लो, फिर उसके बाद भगा लेना, कोई चक्कर नहीं है। पहले सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है। तो आप पहले सीट बेल्ट पहनो। सीट बेल्ट इज योर इमरजेंसी फंड। ठीक है। तो आपने सीट बेल्ट पहनी, आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट किया। आप बहुत ही यंग हो, मिनिमम 3 महीने का होना चाहिए, आइडियली 6 महीने का होना चाहिए। तो आपके जो खर्चे हैं, समझो आपका 20,000 रुपये महीने का खर्चा है, आपकी तनख्वाह 40,000 है, तो 20,000 इंटू 6 यानी 1,20,000 रुपये आपके पास एक FD में होने चाहिए। ओके। और ये FD में ही होने चाहिए, ऐसे नहीं कि इसके साथ आप FNO कर रहे हो या कोई बहुत एक्सट्रीम रिस्क ले रहे हो। तो मतलब एक फिक्स डिपॉजिट बैंक में आपका सबसे पहले होना जरूरी है। बिल्कुल है, बिल्कुल जरूरी है। जो लिक्विड हो। इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी, कल को इमरजेंसी आएगी तो फंड चाहिए। अब बोलो नहीं यार, एक काम करते हैं, इमरजेंसी फंड से स्टॉक्स खरीद लेते हैं। तो जिस दिन इमरजेंसी आए और उस दिन स्टॉक्स नीचे हुए, तब क्या करोगे? तो इमरजेंसी फंड इज प्योर इमरजेंसी। इस बकेट को भर दो, जितना जल्दी भरोगे उतना ज्यादा सेफ फील करोगे। लाइफ जैसे प्रोग्रेस करेगी, इस बकेट को और धीरे 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 भरते रहो। ठीक है। 6 महीना है, उसको 7 कर दो, 8 कर दो, 12 कर दो, 15 कर दो, 18 कर दो, 22 कर दो, 24 कर दो, ऐसे बढ़ाते रहो इसको धीरे धीरे। पर 6 तक बहुत अग्रेसिवली बढ़ाओ। SIP का मत सोचो, इन्वेस्टमेंट्स का मत सोचो, पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। और वो होना FD में ही चाहिए, आप प्योर FD और कुछ नहीं।
क्यों? क्योंकि लोग आके आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बोल सकते हैं कि नहीं एफडी तो बेकार है। हाँ। ठीक है बेकार है, चलो मान लिया, पर मेरे को इमरजेंसी फंड चाहिए। इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी है, मुझे आकस्मिक पैसा चाहिए, तो एफडी से ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है दुनिया। तो आज के वक्त में मतलब अगर एक इंसान 50,000 रुपए कमा रहा है तो उसके पास मोटा मोटा 2.5-3 लाख की एफडीज होनी चाहिए। नहीं, ये आप है ना उसकी इनकम से ले रहे हो, मैं एक्सपेंस से ले रहा हूँ। Okay. अगर 50,000 रेवेन्यू मतलब उसकी सैलरी है और वो 25,000 खर्च करता है, तो 25,000 इंटू 6। अच्छा, ठीक। क्योंकि तनख्वाह जाएगी तो खर्चे ही करने ना। हाँ। तो 1.5 लाख रुपए की उसके पास एफडी होनी चाहिए एट अ पॉइंट। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब आप नमित भाई देखो कि पीछे अ लॉट ऑफ किड्स कमिटेड सुसाइड, हाँ यंग 24 years 26 years वर्किंग इन द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शायद उनकी परिस्थिति नहीं थी जॉब छोड़ने की। उनको स्ट्रेस आ रहा था, मैं जॉब छोड़ूंगा तो रेंट कैसे भरूंगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे भरूंगा। तो उनको अपनी जान गंवानी पड़ गई, और उसका एक कारण है इमरजेंसी फंड। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सबको साइड रखो, पहले सीट बेल्ट पहन लो। तो सबसे पहला आफ्टर यू स्टार्ट अर्निंग तो एक इमरजेंसी फंड बनना सबके लिए जरूरी है। सबके लिए अति आवश्यक है, मतलब सुपर इंपॉर्टेंट है। सेकंड बकेट है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस इमीडिएटली खरीदो। जब ज्वाइन किया जॉब तभी खरीदो। बोलो मेरे को क्या होगा, मैं तो आज 16 साल का हूँ, 18 साल का हूँ, 22 साल का हूँ। अरे कुछ भी हो सकता है भाई। 25 साल वालों को हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है, और आपका कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई आपकी हेरिडिटरी बीमारी थी वो आ गई। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन हैपन रॉन्ग विद यू। तो आप ये नहीं अज्यूम कर सकते कुछ गलत होगा नहीं। आपको गलत के लिए प्रिपेयर करना है। एक गलत है कि आपका जॉब चला गया तो आपने इमरजेंसी फंड प्रिपेयर कर लिया। अब एक गलत है आपकी हेल्थ खराब हो गई, तो उसके लिए आप क्या करोगे? हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। क्या बड़ी बात है, यंग हो, मुश्किल से आपका 8-10 हज़ार रुपए में इंश्योरेंस आ जाती है साल के। तो क्यों नहीं ले रहे हो? वाई आर यू वेटिंग? वाई इज स्टिल द रेशियो 3/100? आज भी 100 में से सिर्फ 3 लोगों के पास इंश्योरेंस है हमारे देश में। हाँ, और वो भी ना 2 चीजें करते हैं एम्प्लॉइज। एक तो कंपनी के इंश्योरेंस पर डिपेंड करता है। कंपनी का इंश्योरेंस एक तो टेम्पररी होता है जब तक आप उस कंपनी में हो। दूसरा, उसमें कभी भी नो क्लेम बोनस ऐड नहीं होगा क्योंकि आप टेम्पररी हो। तीसरा, वो होता ही 1-2 लाख रुपए का। अरे आप एक बार हॉस्पिटल जाके तो देखो कि 1-2 लाख रुपए तो कैसे साफ होता है पता नहीं चलता। तो 10 लाख की तो इंश्योरेंस ले लो। आपके अकॉर्डिंग मिनिमम एक हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए की लेनी ही चाहिए लोगों को। मैं कहता रहा हूं एक बार हॉस्पिटल कभी भगवान ना करे जाना पड़े, बस जाके देखो एक बार क्या होता है। मेरे फादर का भी हर्निया का ऑपरेशन था। हर्निया इज नॉट अ वेरी बिग ऑपरेशन, इट्स अ स्टैंडर्ड ऑपरेशन। वी पेड 8.5 लाख रुपीज। वी मतलब द इंश्योरेंस कंपनी पेड 8.5 लाख रुपीज। गॉड। 4 दिन ही वॉज इन हॉस्पिटल, 4 या 5 दिन थे मुश्किल से हॉस्पिटल। सो पॉइंट इज कि आप अगर उस दिन मेरे पास नहीं होती इंश्योरेंस तो मेरे तो 8.5 लाख रुपए साफ। वट वी डिड, वी वॉकड इन, वी वॉकड आउट। हमें तो पता भी नहीं चला, चला गया पैसा। वो 500,000 रुपए दिए होंगे हमने जो वो देते हो बेसिक देने होते हैं। सो इंश्योरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नमित भाई देखो, नाउ जस्ट विजुअलाइज कि आपने अपने जॉब के खोने के डर को सिक्योर कर लिया, हाँ, अपने हेल्थ को खराब होने के डर को सिक्योर कर लिया। हाँ, 2 तो चलो कवर्ड है। इसके अलावा डर क्या बचा आपके जीवन में? अब तो कोई बड़ा डर नहीं है इसके अलावा। तो अब खुल के खेलो, ठीक है। अब अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ, अपने स्किल्स पे निवेश करो, अपने आप को बढ़िया इंक्रीज करो, अपने क्या कहते हैं कोई ना कोई कोर्सेज करो, कॉन्फ्रेंसेस में जाओ, लोगों से मिलो, नेटवर्क करो, बिकॉज यू आर सेफ नाउ। सीट बेल्ट पहन लिया अब आपने। अब आप चलाओ 80 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें मान लेते हैं अगेन दैट एग्जाम्पल कि एक इंसान है 50,000 रुपये महीना कमा रहा है। मान लीजिए उसका खर्चा निकाल दिया 25,000 रुपये, हमने बचे 25,000। उसमें से चलो और ऊपर के लग्जरी एक्सपेंसेस भी 10,000 निकाल दें, बचे 15,000 रुपये। अब उन 15,000 या बेयर मिनिमम 10,000 को अगर वो सोचे कि मेरे को कहीं इन्वेस्ट करना है, आपके अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द बेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट? देखिए, आज तक ये जो क्वेश्चन है ना, अभी भी यहीं फंसा हुआ है कि बेस्ट क्या है। द आंसर डजंट लाई इन द बेस्ट, द आंसर लाइज इन द राइट अप्रोच। तो मेरे को भी लोग पूछते हैं सर बेस्ट स्टॉक बताओ, बेस्ट एमएफ बताओ। बेस्ट कुछ नहीं होता, राइट होता है। राइट होता है और उससे पहले आपका गोल होता है। आप जो भी निवेश कर रहे हो सिर्फ ऐसे मत करो कि बस कर दिया, चलो जी कर दिया, ठीक है। तो एक काम करो, वो 10,000 रुपये है, अच्छा गए कोई बड़ी ब्रोकर ऐप में गए, देखा सबसे अच्छा फंड कौन सा है पिछले 1 साल का, अच्छा जी ये XYZ फंड है, उसमें डाल दो। अरे तुम्हें पता भी है उस फंड में होता क्या है, कौन से स्टॉक्स हैं, उसका मैंडेट क्या है, वो क्यों बना है, वो रिस्कोमीटर में कितना ऊपर नीचे जा रहा है। फिर जब वो तुमने हाई रिस्क लिया, रिटर्न ज़्यादा होते हैं तो हाई रिस्क होता है। अब सडनली तुमने लिया, उसके 2 महीने बाद मार्केट क्रैश कर गई, 10-12% नीचे चली गई, तो तुम हाई हाई करते बैठ जाते हो फिर, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं ना तुमने लिया क्यों है और लिया क्या है। दिस इज व्हाट पीटर लिंच सेज, यू शुड नो व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन।
तो इन्वेस्टमेंट्स नेवर स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ व्हाट शुड आई बाय, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ व्हाई शुड आई बाय, मैं क्यों खरीदूं। चलिए बाय की भी ना एक बार के लिए हम बाय मतलब इन्वेस्ट, हाँ, इन्वेस्ट का हम एक बार के लिए आगे रखते हैं, थोड़ा सा फिर पीछे आते हैं और बेसिक बात कर लेते हैं। अभी ना क्या चक्कर है कि हमारे यहाँ पे ना लोगों का माइंडसेट ना इन्वेस्टमेंट को लेके इतना ज़्यादा बना इवॉल्व नहीं है। हाँ, या तो वो है कि बैंक में पैसा पड़ा है एंड वो बैंक में हमने जमा करा दिया, थोड़े पैसे बचे बैंक में जमा करा दिए, थोड़े बचे बैंक में जमा करा दिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, व्हाट्स योर टेक ऑन द मनी सिटिंग इन बैंक? क्या है वो, मतलब इज इट गुड कि हमारा बैंक बैलेंस इतना हो रहा है या उसका कहीं लगना जरूरी है? देखिए मैंने जैसे बताया कि आपने इमरजेंसी फंड बना लिया, दैट इमरजेंसी फंड शुड सिट इन द बैंक, उतना बैंक में रख दो आप एफडी के फॉर्म में। उसके बाद कोई भी पैसा आपका बैंक में मत रखो। आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते ना, आपको डर लगता है रिस्क लेते हुए, तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लो। अच्छा, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको 6.5, 7, 7.5% का रिटर्न मिलता है। ठीक है, कुछ में 8% का रिटर्न मिलता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई आपसे ले रहा है पैसे, तो कहाँ भाग रहा है आरबीआई? अच्छा, फिर धीरे धीरे आपका डर कम होगा। मैं समझता हूं अभी आपको डर लगता है, आपको लगता है स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे पैसे हार सकते हो। उसके बाद आप जाओ और स्टार्ट करो इंडेक्स इन्वेस्टिंग, यानी कि देश की टॉप 50 कंपनी निफ्टी 50, उसमें थोड़ा पैसा डालो। 1000 रुपए की तो एसआईपी डाल के देखो, फील कैसा होता है कि जब 1000 रुपए जाता है तो वो धीरे 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 जाएगा 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 और कुछ सालों में आपको एक अच्छा रिटर्न दिखा देगा। आपका जो रिस्क लैडर है, मैं इसको रिस्क लैडर कहता हूं, उसको चढ़ना सीखो, क्योंकि बिना रिस्क लिए तो आप रिटर्न्स कमा नहीं सकते। दूसरा तरीका है ज्यादा रिटर्न्स कमाने का, वो है अपनी तनख्वाह इतनी बढ़ा लो, अपनी इनकम इतनी बढ़ा लो, अपना बिजनेस इतना बड़ा कर लो कि ये सब कोई आपके लिए मायने ना रखे। ठीक है, अब जैसे मेरे एक क्लाइंट है, वो बिल्कुल नहीं करते एमएफपी नहीं करते, मानते ही नहीं है। उनका हाइब्रिड बॉन्ड फंड में 15 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, जो एक रीजनेबली सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। हाइब्रिड बॉन्ड फंड जो है, सॉरी स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड जो है, उसमें उनका करीबन 15 करोड़ रुपए रखा। 15 करोड़ का 7.5% कितना होता है? इट इज ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्लस। तो 1 करोड़ प्लस तो उनको आ ही रहा है साल का। तो या तो अपना इन्वेस्टमेंट कॉर्पस इतना बड़ा कर लो कि आपको इन्फ्लेशन, रोजमर्रा के खर्चों का टेंशन ना हो, कि रिटर्न्स कम भी कमा रहे हैं तो कोई चक्कर नहीं है, पर हमारा कॉर्पस बहुत बड़ा है कि मुझे इसको सेफगार्ड करना जरूरी है, कहीं खत्म ना हो जाए पैसा मेरा। पर अगर आप अभी यंग हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो रिस्क लो ना यार। जिन कंपनियों के आप पदार्थ खरीदते हो उन्हीं कंपनीज को खरीद लो। एप्पल के शोरूम के बाहर लाइन लगाते हो तो एप्पल का शेयर भी खरीद लो। ठीक है ना? तो एप्पल का फोन खरीदते वक्त तो कोई दुख नहीं मनाता कि मेरे को बाय नाउ पे लेटर पे खरीदना है, ईएमआई पे खरीदना है, पर स्टॉक खरीदते वक्त उनको लगे $2 नीचे हो गया तो टेंशन लेने लग जाते हैं। सो माय पॉइंट इज कि जिसको भी रिस्क लैडरिंग करनी है, आप बिल्कुल एफडी से स्टार्ट करो, कोई चक्कर नहीं है। फिर एफडी से थोड़ा ऊपर जाओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जाओ। फिर और भी कंपनीज की एफडी होती हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब जैसे श्रीराम फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, ये सब कंपनी आपसे पैसा लेती हैं और आपको 2% ज़्यादा देती हैं एज कम्पेयर टू एफडी, और सालों से ले रही हैं, 50, 20, 30 साल से ले रही हैं। तो उसमें थोड़ा पैसा निवेश कर सकते हो। फिर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग में आ जाओ, इंडेक्स फंड्स में पैसा डालो। फिर इंडेक्स फंड्स समझ आ जाए तो फिर उसके बाद लार्ज कैप में पैसा डालो, फिर लार्ज एंड मिड कैप में डालो, फिर मिड कैप में डालो, फिर स्मॉल कैप में डालो। ऐसे रिस्क लैडर करो। और ये जरूरी नहीं है कि सारा ही पैसा एक जगह घुसा दो, अलग अलग जगह। आपको लगता है 90% आपको रिस्क नहीं लेना है, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रहो, 10% इसमें डाल दो। कम ज्यादा होगा तो खत्म तो नहीं होगा ना, रिलायंस खत्म थोड़ी हो रही है या फिर टीसीएस बंद थोड़ी हो रही है। चलो, अब ये बात आई इन्वेस्टमेंट की, डिटेल डिस्कशन है, वील डू अगेन। आई वुड लाइक टू आस्क, पहले लेट्स थोड़ा सा टॉक अबाउट आवर एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट तो चलो बात की बात है, पहले ना हमें ये जानना समझना जरूरी है कि हम अपने एक्सपेंसेस करें तो कैसे करें। आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज बेटर टू यूज, अ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड? देखिए, पहले मैं आता हूं आपके फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्सपेंसेस कैसे करें। हाँ, देखिए, एक्सपेंसेस कैसे करें, एक्सपेंसेस का बड़ा एक सिंपल रूल है। ठीक है, वो रूल ये है कि आपको रूल बेस्ड स्पेंडिंग करना है। ठीक है, ठीक है। अब रूल बेस्ड स्पेंडिंग क्या होता है? रूल बेस्ड स्पेंडिंग होता है जिसमें आप अपनी औकात पता करते हो। थोड़ा हार्श वर्ड है बट जेन्युइन है, ये समझना जरूरी है। औकात ये कि अगर मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूं, ठीक है, तो क्या मैं महीने की 15-20 हजार रुपए की ऐसी ईएमआई अफोर्ड कर सकता हूं जिसमें मैं लाइबिलिटीज खरीद रहा हूं, जैसे फोन खरीद रहा हूं। फोन डेप्रिशिएटिंग एसेट है, कार डेप्रिशिएटिंग एसेट है, कहते हैं क्या कहते हैं, और कुछ आपने ले लिया, टीवी ले लिया बड़ा, बोस का म्यूजिक सिस्टम ले लिया, या कुछ ले लिया क्योंकि शौक है, दोस्तों ने खरीदा है तो वो सोशल प्रेशर में, फोमो में आपने कर लिया। तो ये जो नंबर है, ये आपको एक नंबर सेट करना चाहिए लाइफ में। ओके। तो आप बोलोगे कि फॉर एग्जाम्पल मैं 50,000 कमाता हूँ, तो मैं महीने के 5, 6, 7 एग्जाम्पल 7,000 रुपए
मैं इस तरह की EMI में दे सकता हूँ 10 से 12%, जिससे वैल्यू नहीं क्रिएट हो रही मेरी लाइफ में। आईफोन से कोई वैल्यू नहीं क्रिएट हो रही ना, एक फोन है, ठीक है, अच्छा फोन है, पर फोन है। आप फोन 10,000 का भी ले सकते थे, वही काम हो जाता, फोन भी होता, व्हाट्सएप भी होता, सब कुछ होता, सिर्फ आपने सोशल प्रेशर के उसमें लिया। तो अगर आपके उस 15% में 15% के अंदर अंदर ये सारे खर्चे निकल जाते हैं तो आपका बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर स्ट्रेस नहीं है। अब कई लोग ना ये रूल यूज करते हैं, द 2 times buy रूल या 3 times buy रूल, कि अगर आज मैं एक आईफोन तब लूंगा जब मैं उसी पॉइंट पे 2 या 3 आईफोन लेने की कैपेसिटी है मेरे पास ऑलरेडी। डू यू थिंक दिस रूल इज वेरी गुड रूल? बिल्कुल, बहुत बढ़िया रूल है। अगर आप अपने, देखिए मारवाड़ियों में ना एक कहावत होती थी कि अगर 100 कमाते हो तो 5 खर्चो। हाँ, तो वो 20 टाइम्स के रूल पे चलते हैं, रूल ही हो गया ना एक तरीके से। तो वो 20 टाइम्स के रूल पे चलते हैं। तो अगर 20 टाइम्स के रूल पे आप, तो अब तो बहुत मुश्किल हो गया, बिकॉज चीजें महंगी हैं, आपको करना है, लाइफ जीनी है, यू ओनली लिव वंस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसमें जो है आप इस तरह के रूल्स अपने लिए बना सकते हैं। 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, जितना आप अग्रेसिव जाना चाहते हो जा सकते हो, बिल्कुल अच्छा रूल है। एंड डू यू थिंक कि एक इंसान जो 50,000 की सैलरी पे है उसके लिए बाइंग अ 1.5 लाख का आईफोन इन EMI इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, इज अ गुड एक्सपेंडिचर? देखिए, मैं कभी किसी को कोई भी चीज करने के लिए नहीं रोकता, ओके, क्योंकि ये गलत हो जाएगा ना, मैं हूं मैं टू टेल देम। हाँ। बट मैं सब लोगों को सिर्फ एक बात कहता हूं, रूल बनाओ। अब आप कह रहे हो कि मैंने आईफोन खरीदना है, हाँ, और वो मेरे रूल में नहीं फिट हो रहा, तो मैं 7,500 रुपए का रूल रखा था, पर आईफोन की किश्त मेरे को फॉर एग्जाम्पल 10,000 पड़ रही है, तो यानी वो मेरे रूल से 2,500 रुपए ज्यादा है। अब ये 2,500 रुपए जो ज्यादा है वो मैं कहीं और कम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज मैं स्विगी से 5,000 का खाना मंगाता हूँ, क्या मैं उसको 2,500 कर सकता हूँ? मैं दोस्तों के साथ 3 बार बाहर जाता हूँ, क्या मैं उसको 2 बार कर सकता हूँ? क्या मैं फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल करता हूँ हर महीने या हर तीसरे महीने, तो क्या मैं उसको चौथे महीने ट्रैवल कर सकता हूँ? भाई, आपने अगर कहीं पे थोड़ा आपको अपना वो चाहिए, किक चाहिए, तो दूसरी जगह कुछ तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो ना। तो पॉइंट ये है कि आपका जो बकेट है उतना ही रहना चाहिए, वो एक्सपेंस रेशियो उतना ही रहना चाहिए। उसके अंदर कभी आपको जरूरत लगी किसी चीज की कि यार ये चीज मेरे को करने का बड़ा मन कर रहा है, तो दूसरी कोई चीज कम कर लो ना। हम इसको कहते हैं कि आप जो चीजें आपको नहीं चाहिए ना उसको रूथलेसली, मर्सीलेसली काटो, और जो चीजें आपको चाहिए उसको बड़े दिल से एंजॉय करो, कोई चक्कर नहीं है। पर एटलीस्ट ऐसा मत करो कि स्विगी का भी बिल चल रहा है, उबर का भी बिल चल रहा है, और उसका आपका कहते हैं आप बाहर भी जा रहे हो, ईट आउट भी कर रहे हो, आईफोन भी ले रहे हो, फिर लास्ट में महीने के एंड में 5 दिन पहले दोस्त को फोन करके बोल रहे भाई पैसे नहीं अकाउंट में, जरा दे दे। और ये बहुत कॉमन लाइफस्टाइल बन चुका है अब जित कॉर्पोरेट्स में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे, जहाँ पे जितने भी हम बड़े हब्स हैं, गुड़गांव है, बैंगलोर है, नोएडा है, मुंबई है, पुणे है, वहाँ पे लोग वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स मंथ ऑन मंथ सैलरी पे चल रहे हैं यार, 1 लाख की सैलरी है, और मंथ एंड आते आते कहीं ना कहीं हम खत्म हो जाते हैं। अरे ये तो बिजनेस मॉडल है, बहुत सारी NBFCs आ गई हैं जो आपको 7 दिन के लिए पैसा देती हैं कि आपकी सैलरी अभी आई नहीं है तो अभी ले लो पैसे, क्योंकि हमें पता है आपके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। ये आपको नहीं लग रहा इंसान को और एक बड़ी गलत हैबिट डालने वाली बात है कि यार मैं उस उधारी वाले मॉडल पे डिपेंड हो जाऊं कि यार 7 दिन के लिए पैसा उधार पे उठाऊं, फिर खर्चूं, फिर आए तो उनको वापस करूं, विद एन इंटरेस्ट वापस करूं, और फिर मेरा हाथ उतना खुल ही गया तो फिर और करूं, हर महीने का साइकिल हो जाए। हाँ, देखिए दुनिया में कोई भी चीज जो बनती है ना वो इंसान के बिहेवियर पे बनती है। तो आईफोन बना तो वो भी इंसान के बिहेवियर पे बना, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये सब बना, नेटफ्लिक्स बना या फिर जो भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड बना वो भी उनके इंसान के बिहेवियर पे बना। तो अगर इंसान ये बिहेवियर देगा तो कोई ना कोई तो उसको, किसी को अगर अफीम चाहिए तो कोई ना कोई अफीम बेचेगा। अब अफीम गलत है ये तो कंज्यूम करने वाले को पता होना चाहिए ना, ये उसकी थोड़ी गलती है जो उसको बेच रहा है। अब देश में शराब भी बिकती है, ठीक है, अल्कोहल बिकता है, अल्कोहल से सरकार को पैसा भी बनता है। कुछ स्टेट्स ने बोला नहीं तुम हमारे यहाँ नहीं बेच सकते, तो उन्होंने रखा, बट बाकी स्टेट्स में तो चॉइस है ना। तो इसका लोगों को पता ही है अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सिगरेट सब बोल रहे हैं उसके फेस पे बैन करो, उधर वहां पे गंदा सा फेस लगा दो, पर सिगरेट कंप्लीटली बैन क्यों नहीं होती? टैक्सेस आए, बिकॉज बहुत जबरदस्त कलेक्शन है उसकी वजह से। तो बोले ठीक है भाई, हम अपना फर्ज निभा देते हैं कि तुम पियोगे तो तुम मरोगे, बता दिया हमने, बाकी मर्जी तुम्हारी है, यथाई छेसी तथा गुरु, जैसा मन करता है वैसा करो, ठीक है। तो आपको मार्केट में हर तरीके की चीज दी जाएगी, मार्केट आपको सब कुछ देगी, इट्स अ फ्री इकोनॉमी। आपको क्या कंज्यूम करना है वो आपको स्ट्रेस लेना है ना। अगर मैं हूं और मैं 7 दिन पहले पैसे खत्म हो तो इजीएस्ट वे क्या है? इजीएस्ट वे है कि लोन ले लो। दूसरा वे क्या है कि अगले 7 दिन के खर्चों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और आगे जाके अपने खर्चों को चेक करना पड़ेगा। बेटर कौन सा आपके हिसाब से? ऑब्वियसली सेकंड बेटर है, ऑब्वियसली सेकंड बेटर है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ बेटर हैबिट व्हिच विल नॉट लेट यू फॉल इनटू दिस। नहीं तो डेट ट्रैप है ना, अभी 7 दिन का होगा, फिर 8 दिन का होगा, फिर 10 दिन का होगा, फिर पता चला महीने के मिड में ही आप खत्म हो रहे हो। सो
प्लीज करेक्ट योर सेल्फ. द ओनली थिंग विच यू कैन करेक्ट इज योर सेल्फ. आप देखो आपसे क्या गलती हो रही है. इट इज नॉट कि आप अगर एक बार गलती कर रहे हो तो दिस इज नॉट अ परमानेंट, ये कोई सजाए मौत नहीं है. आप अपने आप को इमीडिएटली ठीक कर सकते हो. अच्छा समझ आ गया, ओके मैं बजटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉस्ट नहीं देख रहा हूँ, मेरा कॉस्ट ओवर रन हो रहा है, कहाँ हो रहा है जरा चेक कर लेता हूँ, यूपीआई का बिल देख लेता हूँ, क्रेडिट कार्ड का बिल देख लेता हूँ, तो एक बार चेक कर देता हूँ, फिर समझ जाऊंगा अच्छा ये 4 चीजें मेरी ज्यादा जा रही हैं, अगले महीने से इनको कम कर लूंगा, अगले महीने और कम कर लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा 3 महीने में. सर आपका ईएमआई कल्चर पे क्या टेक है? क्योंकि एक होता है ना, कई लोग इस ट्रेंड पे चलते हैं कि यार हम एक चीज़ तब लेंगे जब हमारे पास उतना पैसा रेडी होगा लेने का, तब, वरना हमें ईएमआई पे तो नहीं चाहिए. बहुत लोगों का, ज़्यादा पुराने लोगों का ज़्यादा इस चीज़ पे व्यू था. आजकल भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनका ये टेक है कि यार ईएमआई इज़ नॉट माई थिंग, मैं तब खरीदूंगा जब मेरे पास पैसे रेडी होंगे. एंड सम आर पूरी तरह से डिपेंडेंट ऑन ईएमआई कल्चर की ठीक है यार इसकी भी ईएमआई बन जाएगी 2000 की, इसकी 10,000 की, इसकी 5,000 की, इसकी. तो आपका क्या टेक है ऑन दिस ईएमआई थिंग? देखिए अगेन EMI इज एन एनेबलर टू बाय थिंग्स जो अभी यू कांट अफोर्ड. और ये बात चालू हुई थी 1991 में. जब पहली बार इंडिया की इकोनॉमी ओपन हुई तो बाइक्स पे EMI आ गई थी. तो क्या हुआ, एक व्यक्ति तब 25-30 हजार की बाइक अफोर्ड नहीं कर पाता था. तो अचानक से EMI कट के आ गई कितने की, 700-800. वाह यार ये बढ़िया यार, 700-800 रुपए देंगे अपने को तो बाइक मिल जाएगी. बाइक की सेल्स चढ़ गई 30 टाइम्स इन 2 years. ये होंडा, हीरो होंडा वालों ने बहुत मजे किए उस टाइम. दिस इज कॉल्ड कस्टमर एनेबलमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस. कि कस्टमर क्यों नहीं खरीदता है, या तो उसकी नीड ही नहीं है, मतलब आपने गलत प्रोडक्ट बेच दिया, ठीक है, या उसको अर्जेंसी नहीं है, आप राइट उसको स्कीम नहीं दे पाए, और थर्ड है उसके पास पैसे नहीं है. मेजरली यही 3 बड़े रीजन होते हैं कि वो नहीं खरीदता. तो ठीक है, यहाँ लाइकिंग भी है, उसको चाहिए भी आईफोन, ठीक है, अर्जेंसी भी है, कोई स्कीम चल रही है, बस एनेबलमेंट की देर है कि वो पैसे नहीं है उसके पास लाख रुपए देने को. तो आपने बोला भाई एक काम कर, तू जरा 10,000 रुपये महीना दे देना, आराम से देखो, चक्कर नहीं, 11 महीने तक दे देना. दिस इज नॉट रॉन्ग. लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट रॉन्ग. अगेन ड्रग पेडलर है, ड्रग कंज्यूमर है, ठीक है. अल्कोहल भी लोग कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग बहुत बहुत कम कंज्यूम करते हैं, उसका मजा भी लेते हैं, आनंद भी लेते हैं, मजा आता है उनको, और वो अपनी बॉडी को हार्म भी नहीं करने देते. इसी तरह EMI है. अब EMI अगर आप एक्सेस में ले लोगे, अगर दिन का 90 पीने लग जाओगे तो फिर लिवर खराब होगा. उसी तरीके से अगर आप EMI अपने सैलरी का 50, 60, 70% कर दोगे, वहां भी 90 ml का पैक मारने लग जाओगे, तो आपका लिवर खराब हो जाएगा, तो आपके फाइनेंशियल खराब हो जाएंगे. हाँ, बट अगर आप अपनी EMI को, सो बैड डेट गुड डेट ये समझ लेते हैं. बैड डेट होता है जब आप उधार लेके ऐसी कोई चीज खरीदते हैं जिसकी वैल्यू अप्रिशिएट नहीं होती. गाड़ी फोन, एनी डेप्रिशिएबल एसेट. पर आईफोन तो सबको पता है ना, आज 1 लाख का लूंगा तो 3 साल 2 साल में तो उसके तीसरा नया वर्जन होगा, ये बड़ी मुश्किल से बिकेगा, टूट सकता है, गिर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है. सो आप गुड डेट और बैड डेट पहले इतना समझ लो. ये तो डेफिनेटली बैड डेट ही है. ये बैड डेट्स हैं. अब इसका मतलब ये नहीं है कि बैड डेट्स नहीं लेने चाहिए. अगर मैं वही कह रहा हूं कि अगर कोई अल्कोहल है, तो अल्कोहल अगर कोई नियमित रूप पे कंज्यूम करेगा, ज्यादा नहीं कंज्यूम करेगा, तो एंजॉय भी करेगा और बॉडी को ज्यादा हार्म भी नहीं करेगा. तो आप एक रेशियो बना लो, वही रेशियो जो मैंने आपको बताया कि आपकी इनकम का 10 to 15% हम बैड डेट अलाउ कर देते हैं. ठीक है. अब इतने बैड डेट में आप जो ला पाते हो वो ले आओ. अब आपकी बैड डेट में समझो आपने 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, आपने बोला जी मैं 15,000 का बैड डेट रख सकता हूँ महीने का. तो 15,000 में आपने आईफोन ले लिया, आपने एक फॉर एग्जाम्पल टीवी ले लिया, ये ले लिया. अब जैसे जैसे वो EMI खत्म होगी, आप नई चीज ले लो. क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरे पास तो 15% है बैड डेट के. तो ये 15% का घड़ा जब भर जाएगा तो हम इसको बंद करना पड़ेगा. मैं श्रीलंका रहता था, ठीक है, तो वहाँ कसिनोज हैं, जैसे इंडिया में तो अलाउड नहीं है, सिर्फ गोवा में वो भी पानी के अंदर है. तो वहाँ जाता था मैं एवरी सैटरडे. मैं घर से ना 2,000 रुपये के श्रीलंकन लेके जाता था, तो इंडियन रुपीज़ में अराउंड अबाउट 1,000 रुपीज़. 2,000 रुपये जेब से लेके जाता, वॉलेट लेके ही नहीं जाता था, ना कोई क्रेडिट कार्ड लेके जाता था. और वहाँ फ्री खाना मिलता था. तो सैटरडे नाइट गए, वहाँ पे एकदम चमक दमक मज़ेदार सब लोग आए हुए थे और अक्रॉस द वर्ल्ड लोग आते थे. हम 2,000 रुपये के सिक्के लेते थे. फंडा बड़ा सिंपल था, जिस टाइम ये ख़त्म होंगे खाना खाएंगे निकल जाएंगे. तो ये मेरा एंजॉयमेंट है. I could have afford that 2,000 rupees. ऐसा कुछ होता था कि इतना अगर मतलब खत्म करके ही जाना है, कुछ बन भी गया तो अच्छी नहीं, बन गया तो नसीब है, बन गया तो नसीब है, बट जनरली तो खत्म ही होता है वहां पे. वहां बनता कुछ नहीं है, वहां आप ही बनते हो और कुछ नहीं बनता है. तो कसिनो यू कांट विन, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो इसलिए तो कसिनोज जीतते हैं, द हाउस विन्स ऑलवेज. और उनको पता चल जाता है अगर कोई ज्यादा जीत रहा होता है तो फिर उसको बाहर कर देते हैं वो. वेरी क्लियर दे आर. तो
तो दिस इज मतलब इसमें इस स्टोरी में क्या है कि भाई मैंने उतना पैसा डाला जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। हर वीकेंड में जाके 1000 इंडियन रुपीस अफोर्ड कर सकता था कि मैं जाऊं, और मैं वॉलेट नहीं लेके जाता था ताकि मेरे को अर्ज ही ना हो। अब मैं पैसे ही नहीं है भाई, क्या करेंगे, ऑप्शन ही नहीं है, अर्ज होगी भी तो ये रिंग और घड़ी थोड़ी गिरवी करके आ जाएंगे, इतने पागल नहीं हम। तो हमने ऑप्शन ही नहीं रखा। फिर बाहर निकले, अपना कैब वैब पकड़ी और चले गए घर। सिंपल। सो पॉइंट इज कि आप बैड डेट को एक सीमा में बांध दो और दैट्स इट। एंड व्हाट इज अ गुड डेट? गुड डेट इज ऑब्वियसली यू आर क्रिएटिंग समथिंग। जैसे आपने घर ले लिया, कमर्शियल शॉप ले ली, कोई प्लॉट ले लिया जो आपको लगता है लॉन्ग टर्म में बढ़ जाएगा और अभी आप धीरे धीरे करके उसका पैसा दे सकते हो। आपने कोई और एसेट खरीद लिया। ट्रेडिंग और इक्विटी में थोड़ा अवॉइड करता हूं कि मत लो आप उस सब चीज़ों से, वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। बट ये जो फिजिकल एसेट्स हैं वो ठीक रहते हैं डेट से। आपने फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास, अभी आपको कुछ इन्वेंट्री खरीदनी है 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, आप उसको लिस्ट करके बेच सकते हो, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएटिंग अ बिजनेस, आप गलत हो सकते हो पर आपका इंटेंट गलत नहीं था एटलीस्ट उसके। आप अगर अपनी पर्सनल उस पे जाओ, अपने पर्सनल टेक पे, और आपको एक फ़ोन लेना है, व्हाट डू यू प्रेफर, कैश में लूँ या EMI पे लूँ? मैं सारी चीज़ें EMI पे लेता हूँ। ऐसा क्यों? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। अभी मैंने पीछे 1,60,000 का एक लैपटॉप लिया। हाँ। अब मैंने उसको, एक तो मैं कंपनी के नाम पे लेता हूँ, पहले तो GST का बेनिफिट मिल जाता है, तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे मेरे को 24,000-25,000 रुपीज़ GST बच गया। हाँ। ठीक है। अब मैं उसके पास गया, मैंने बोला कि बताओ क्या क्या स्कीम है। तो वो बोलता है कि सर सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे स्कीम है। मतलब क्या स्कीम है? बोलता है वो है 0 कॉस्ट EMI। मतलब अगर मैं सारा कैश डाउन कर दूं तो आप मेरे को डिस्काउंट दोगे? तो बोलता है नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो मतलब फिर मैं क्यों तेरे को कैश डाउन दूंगा, मैं आराम से दूंगा। अब मेरी 18 महीने की EMI बन चुकी है 1,60,000 रुपए की, विच इज कमिंग टू 8,000 और 8,000 के आसपास। तो चीज़ तो मैं आज भी अफोर्ड कर सकता था, मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं थी कि 1,60,000 मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट जब वो मेरे को दे रहा है 8,000 रुपये पर मंथ में, मैं क्यों नहीं लूँ? मेरे को ये नहीं था कि क्योंकि वो 8,000 में दे रहा है तो मैं लैपटॉप ले रहा हूँ। मेरे को लैपटॉप चाहिए था, मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, तो मुझे नया लैपटॉप चाहिए। तो नया लैपटॉप चाहिए तो मैंने उससे पूछ लिया स्कीम। मैं तो बहुत हार्ड नेगोशिएटर हूँ मामले में, तो अब मैं आराम से दूंगा 8-9 रुपये, 8 साढ़े 8 जो भी आता है पर मंथ, धीरे धीरे चलता रहेगा। और जो क्रेडिट कार्ड से घुमाए उसमें 2% पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन ऑप्टिमाइज फॉर। और अब मुझे पता ही नहीं चलेगा 18 महीने तक 18,000 रुपये जाना लगेगा। मैंने फ़ोन लिया था फोल्ड, मेरे को चाहिए था, तो उस टाइम पे इनकी स्कीम चल रही थी 24 मंथ्स फ्री EMI की, इंटरेस्ट फ्री में की, हमने ले ली 5,000 रुपये पर मंथ। तो मैं, क्योंकि मैं एक्चुअली लाइफ भी अफोर्ड कर सकता था, ऐसा नहीं था, मैं डाउन पेमेंट भी अफोर्ड कर सकता था, तो हमने EMI कर ली। गाड़ी में अफोर्ड कर सकता था, हमने उसकी EMI कर ली। तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ हम अफोर्ड कर सकते हैं ना, उसको हम EMI पे ले लेते हैं। ओके। तो हमारा खर्चा कम जाता है, फिर मतलब अपफ्रंट कम जाता है। हमारा स्टॉक मार्केट है, हम उसको जानते हैं, हम समझते हैं, तो हम उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। आज अगर मैंने वही 1,60,000 रुपये पूरे दे दिए होते, तो जो मैंने अभी शॉपिंग करी है, जब मार्केट्स 10% क्रैश हुई, मैं नहीं कर पाता। तो मैं तो उस 1,60,000 से बहुत अच्छा बना लूंगा ना पैसा। हो सकता है मैं उसको 3 साल में डबल कर लूँ, 4 साल में डबल कर लूँ, ये तो चलता रहेगा। 8,000 सैलरी अपनी इनकम आती है, उसमें से चली जाएगी। तो यही थॉट प्रोसेस आपको पर इसका मतलब वंस अगेन ये कह रहा हूं कि मैं अफोर्ड कर सकता था इसलिए EMI पे किया, और वो चीज की मुझे नीड थी। तीनों चीजें मैच हो रही थी। ऐसा नहीं था मैंने सिर्फ इंपल्स बाइंग की है, इट वाज अ स्ट्रेटेजिक बाइंग फॉर मी। मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। सो संजय जी, अभी हमने बात करी अबाउट गुड डेट, बैड डेट, अच्छा इन्वेस्टमेंट, खराब एक्सपेंडिचर, जो भी है। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ आती है दिमाग में, दैट इज UPI, डिजिटल पेमेंट्स। बहुत ईजी कर दिया लोगों के लिए, स्कैनर के आगे फ़ोन लगाओ, 1 सेकंड में पेमेंट हो गई, सारा कैशलेस काम, और बहुत प्रमोट किया जा रहा है इसे। बट डोंट यू थिंक इस UPI कल्चर ने लोगों का सबकॉन्शियसली एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा दिया कि हमें रियलाइज ही नहीं होता यार कि हम UPI से छोटा छोटा करके कितना खर्चा कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा है, एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट UPI ने लोगों के जेब को काटा है बहुत बुरी तरह। तो कैसे काटा है मैं आपको बताता हूँ कि मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग की हमारी क्लास चल रही होती है, तो मैं देखता हूँ कि जब हम बजट्स बनाते हैं, लोग अपने अपने बजट्स बनाते हैं, उसमें एक बड़ा सा खर्चा होता है UPI का। और ठीक है, कुछ चीज़ें वो एलोकेट कर पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने राइड हेलिंग ऐप को दे दिया या फिर फूड ऐप को दे दिया, बट बहुत सारा खर्चा वो रिकग्नाइज ही नहीं कर सकते। कहीं चाय की टपरी होगी, कहीं सिगरेट खरीद ली होगी, कहीं कुछ खरीद लिया होगा, कहीं कुछ खरीद लिया होगा, कहीं सब्सक्रिप्शन जा रही है, सब कुछ ऑटोमेट हो गया। लोगों को तो ये भी नहीं समझ आता कि उन्होंने सब्सक्रिप्शंस को ऑटोमेट किया हुआ है, और 10-10, 12-12 सब्सक्रिप्शंस खरीदे हुए हैं शायद, जिनकी जरूरत भी नहीं है, उनको दिखते भी नहीं है। तो UPI आने की वजह से ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि UPI ने फ्रिक्शन को किल कर दिया।
हाँ, और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये कंप्लीट जो यूपीआई है ना, वो इकोसिस्टम इसलिए बनाया जा रहा है कि लोग इस तरीके से खर्चे और सरकार को पता चले कहाँ कितना पैसा जा रहा है। अभी एक गोलगप्पे वाले को पीछे 40 लाख रुपए का नोटिस आ गया क्योंकि उसने 40 लाख रुपए यूपीआई से ले लिए। तो सरकार ने बोला भाई तू 40 लाख रुपए का माल बेच रहा है, गोलगप्पे बेच रहा है, जीएसटी तो रजिस्टर करा। नहीं तो आज तक किस गोलगप्पे वाले ने जीएसटी रजिस्टर कराया भाई? तो अब जीएसटी वालों को समझ आ गया ना इस आदमी के अकाउंट में 40 लाख रुपए गया है। तो क्यों गया होगा? अगर 20 रुपए 30 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए 100 रुपए ऐसे ही जा रहा है। तो उनको समझ आ गया कि ये कोई धंधा कर रहा है, तो समझ आ गया कौन सा धंधा कर रहा है। और भाई नोटिस आ गया कि भाई तुमने 40 लाख रुपए लिए, जाओ जीएसटी में आओ। तो सरकार आपको ट्रैक कर रही है इसके थ्रू, ठीक है। इट्स ओके, अगर आप रखना चाहते हो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इसको यूज करने का तरीका है, ठीक है। इसका यूज करने का तरीका है यूपीआई के साथ वो बैंक अकाउंट लिंक कर दो जिसमें आप एक्स अमाउंट ऑफ पैसा डाल के छोड़ दो, उससे ज्यादा पैसा ही नहीं डाल सकते। सो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपकी तनख्वाह आई, आपको पता है आपको खर्चे करने हैं, तो खर्चों का जो कुछ पोर्शन जो है आपने 1000 2000 3000 रुपए एक अलग बैंक अकाउंट में डाल दिया, वो आपके यूपीआई से लिंक है। अब उससे पे करो, जैसे 3000 खत्म, वीडियो गेम खत्म, प्रीपेड कार्ड कर दो इसको, पोस्टपेड मत करो। क्योंकि अगर आपने इसको पोस्टपेड कर दिया तो कोई लिमिट ही नहीं है, फिर तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर लोगे। प्रीपेड होगा तो जैसे ही वो खत्म होगा, चाहे 20 तारीख को खत्म हो, चाहे 15 को हो, चाहे ओवरशूट कर जाए, आपने खर्चा ही नहीं किया तो वो पड़ा रहेगा। हर चीज को रेगुलेट करो और रूल्स लेके आ जाओ, तभी आप फाइनेंस में बच पाओगे भाई, नहीं तो पैसा तो पानी की तरह बहता है फिर लाइफ में। अब संजय जी बात करते हैं एक और इतने बड़े फाइनेंशियल टूल की बात कर लें, उसको हम कुछ भी कह सकते हैं, मोड ऑफ फाइनेंस कह लें, जो कि है आपकी क्रिप्टो करेंसी, जिसने अलग ही भौकाल मचाया पिछले कुछ टाइम में। जब वो आई तो लोगों को बड़ी अच्छी लगी, ओ माय गॉड, लोगों ने क्रिप्टो में रातों रात इतना पैसा बनाया। फिर जब लोगों ने दिल खोल के पैसा लगाया तो उन्होंने पैसा डुबाया भी उतना कि लोगों ने कहा हमारा 20 लाख क्रिप्टो करेंसी में गया है, 30 गया है, 40 गया है। कुछ लोग कहते हैं बहुत ही बेकार टूल है, कुछ लोग कहते हैं बहुत काम की चीज़ है टू मेक मनी। व्हाट्स योर टेक? देखिए, हर एसेट क्लास का रिस्क होता है और रिटर्न होता है, हर एसेट क्लास का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट में रिस्क क्या होता है? सबसे बड़ा रिस्क होता है इलिक्विडिटी का। आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, अब वो प्लॉट बिक रहा नहीं है, तो क्या रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट खराब है? नहीं, पर वो एक स्पेसिफिक वर्ग के लिए। भाई आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये महीना है, तो क्या आप जाके 30 लाख रुपए का प्लॉट ले सकते हो? नहीं ले सकते। पर अगर आपकी कमाई साल की 15 20 25 लाख रुपए है, तो आप 30 लाख का प्लॉट ले सकते हो और भूल भी सकते हो कि ठीक है यार, चलो एक आधा साल नहीं बिका तो भी कोई रोटी पकड़ कपड़ा मकान के लाले नहीं पड़ेंगे हमारे। तो हर एसेट क्लास का इनहेरेंट रिस्क होता है और उसका इनहेरेंट रिटर्न होता है। क्रिप्टो इज अ वेरी हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिटर्न पोटेंशियल एसेट क्लास। और ऐसी चीजों को ट्रेड करने का एक ही नियम होता है जो मैं आपको बड़ी सिंपल सरल हमारे रोजमर्रा के जीवन से समझाता हूँ। आप जब खाना खाने बैठते हो तो एक थाली आपके सामने, ठीक है। तो थाली में जनरली लोगों को सबसे अच्छा क्या लगता है? पनीर। ओके, मीठा, ठीक है। लोग चाहते हैं मीठा ज्यादा खाएं, एक गुलाब जामुन 2 खा लें, 3 खा लें, साथ में आइसक्रीम भी खा लें, साथ में ये भी खा लें। मीठा लोगों को जनरली पसंद है, बहुत कम लोग होते हैं मैंने देखा है कि जिनको मीठा नहीं पसंद होता, पर जनरली मीठा सबको पसंद है। या फिर आपने बोला पनीर, तो वो पनीर की कटोरी भरवाते रहेंगे, तो ज्यादा पनीर भी तो अच्छी बात नहीं है। तो मैं मीठे का एग्जाम्पल लूँ तो पूरी प्लेट में मीठा एक कटोरी में आता है, बाकी प्लेट में बाकी चीजें, सब्जी है, दाल है, पनीर है, चावल है, रोटी है, रायता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है, न्यूट्रिशियस है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो आप समझ लो क्रिप्टो जो है आपकी थाली का मीठा है, यानी कि मजा सबसे ज्यादा उसमें है। पर याद रखना कि शुगर, कैलोरीज और बॉडी को बर्बाद करने की कैपेबिलिटी भी सबसे ज्यादा उसी में। तो जब आप अपना निवेश कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप महीने का कुछ एक 20,000 रुपए डाल सकते हो और आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है, आपको है कि नहीं मेरे को डालना है, मेरे दोस्त डाल रहे हैं और मेरे को देखना है इस एसेट क्लास को, तो आप 20,000 में से 1,000 रुपए 2,000 रुपए क्रिप्टो में डाल दो। उसमें भी ऐसे मत करो कि कोई मीम कॉइन में डाल दिया कि यार कल सुना था ये कॉइन आ गया है। बहुत सारे आजकल इन्फ्लुएंसर्स, आई डोंट नो मतलब व्हाई इज गवर्नमेंट नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम। आप स्टॉक्स का रिकमेंडेशन बंद करवा दिए कि भाई अब आप कोई भी आके स्टॉक्स के बारे में नहीं बात कर सकता, कॉइन्स के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ इज द गवर्नमेंट अलाउ? अच्छा, मैं कहता हूं कि बच्चे देख रहे हैं उनको, किसी ने जाके वो कॉइन खरीद लिया 1,000 रुपए का, 5,000 का, 10,000 का, अपने पूंजी डाल दी, माँ बाप से पैसे ले लिए, उधार ले लिए और उस कॉइन में डाल दिया और वो पंप एंड डंप कॉइन रहा। पंप एंड डंप का मतलब होता है कि कॉइन को उठाएंगे वैल्यू को और फटक से पटक देंगे, तो जिन्होंने खरीदा होगा उनका नुकसान हो जाएगा, जिसके पास ओरिजिनली पड़ा था उसको फायदा हो जाएगा। इसको कहते हैं पंप एंड डंप। अब पंप एंड डंप कॉइन्स हैं सारे, ये हमें नहीं पता किसमें क्या वैल्यू है। हमें पता है बिटकॉइन है जो पिछले
15 साल 16 साल से चल रहा है, हमें पता है इथीरियम है यूज केस है, सोलाना है यूज केस है, XRP यूज केस। मैं ये रिकमेंडेशन नहीं, मैं कुछ कॉइन्स है जिनको मैं जानता हूं। हमारी एक इंडिया की कंपनी है पॉलीगॉन करके, उसका यूज केस है, उसके ऊपर ही जियो कॉइन बना भी। तो जहां आपको लगता है कि यार नीचे थोड़ी स्ट्रेंथ है उस चीज में निवेश करो ना, पंटरबाजी क्यों करनी है। तो अगर आपका 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है महीने का, तो उसमें से ठीक है 1,000-2,000 रुपए आप क्रिप्टो में डाल दो। उसके बाद मत फोकस करो इधर यार, मत फोकस करो, नहीं तो हम हर मार्केट से बहुत लोगों ने कमाया है और उससे कहीं ज्यादा लोगों ने गंवाया है। वो क्यों? क्योंकि उनको किसी से टिप मिलती है, फटक से वो पैसा डाल देते हैं, उनको पता नहीं उन्होंने खरीदा क्यों था। ये अर्जुन का अभिमन्यु का चक्रव्यूह है। अंदर तो जाना आता है सबको, बाहर निकलना नहीं आता किसी को। स्टॉक खरीद तो लेते हैं, बेचते कभी पता नहीं। क्रिप्टो कॉइन खरीद तो लेंगे, बेचना कभी पता नहीं। तो स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, कीप ऑन इन्वेस्टिंग। और आजकल बहुत सारे ब्रोकर ऐप्स आ गई हैं जो आपको क्रिप्टो में SIP करने दे रही है। तो आप एक बास्केट बना सकते हो या फिर उनका बास्केट फॉलो कर सकते हो। उसमें वो बताते हैं मीडियम सेफ्टी, रिस्क, हाई रिस्क, उसके हिसाब से आप अपना पैसा डाल दो। अब आपको पता है यार 20,000 रुपए डाल रहा था एक कॉइन में, 1,000 रुपए डाल रहा था उसमें से, 3 महीने डाला, वो कॉइन आधा हो गया, तो 3,000 के 1,500 हो गए, मर थोड़ी गए आप। तो आज बिटकॉइन की क्या वैल्यू है? $1,00,000 से ऊपर है। $1,00,000 यानी मोटा मोटा 85 लाख रुपए, 87-88 लाख, 87-88 एक बिटकॉइन का। जी। बिटकॉइन स्टार्ट हुए कितना वक्त हो गया? 2008 में हुआ था, क्राइसिस के बाद, क्रैश के बाद। और उस टाइम पे क्या वैल्यू होगी? 0.01 सेंट था, कुछ भी नहीं था। इंडियन रुपीज में कुछ भी नहीं, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए। जो 2 रुपए का कॉइन, जिसके पास 2 रुपए का वो बिटकॉइन 2008 में था, आज 2025 में वो 83 लाख या 87 लाख रुपए का। मेरे दोस्त ने मेरे को बहुत बोला था उस टाइम 2010 में, तब वो $2 के आसपास का था, क्या $2 का था, 120 रुपए। हाँ, कितना नहीं तब तो $40 था डॉलर, मुश्किल से 80 रुपए, 70-80 रुपए। हाँ, बोला था कि बोले सर 10 कॉइन लेके बैठ जा। मैंने पता ही नहीं, समझ ही नहीं आया चीज कि आज बैठा होता तो मिलियनेयर होते हैं। 10 कॉइन 10 कॉइन में 8.5 करोड़ 9 करोड़। देखिए ये ना सारी हाइंडसाइट की बातें हैं। हाइंडसाइट में हम सारे समझदार हैं, हाइंडसाइट में हम सब समझदार। व्हाट इज दैट? हाइंडसाइट मतलब पास्ट में। हाँ, देख हम मार्केट्स में कहते हैं कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो ना आपको राइट की कैंडल नहीं दिखती, पर बैक टेस्टिंग में आपको सब दिखता है। तो बैक टेस्टिंग में आपका कॉन्फिडेंस बहुत होता है, हाँ मुझे पता है ऐसा हो रहा था। तुम लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे तो समझ आता है कि अगली कैंडल कौन सी आएगी, ऊपर आएगी, नीचे आएगी, समझ नहीं आता। सो ऑल ऑफ अस आर वेरी स्मार्ट इन हैंडसेट। देखो क्रिप्टो में जब $3 था, वो $10 गया, फिर वो 5 भी आया। तो जब वो 10 से 5 आएगा ना, आधे 99% लोग छोड़ चुके थे। हाँ, किसी ने सोचा नहीं था ना कि इतना बड़ा हो जाएगा ये चीज। तो वो ये लेके भूल जाओ, अगर लेके भूल सकते हो तो पैसा बना लोगे। आपने अपनी जर्नी में कभी कुछ शेयर्स में कभी ऐसा देखा है कि आप लेके भूले और उसमें आप मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक शेयर खरीदा था 30 रुपए का। कब? 2008 या 9 में 30 रुपए का? हाँ, और 2017 में मैंने बेचा है 9,000 रुपए का। 30 रुपए का शेयर 9,000 रुपए, 300 टाइम्स। 300 टाइम्स बेचा है। ज़्यादा पैसे नहीं बने थे, मतलब छोटा कैपिटल था, बट मैंने देखा है अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं देखा। मेरे फादर तो बहुत टाइम से इन्वेस्ट करे, तो उधर तो मैं देखता ही रहता हूँ कि उल्टे भी होते हैं, 100 रुपये वाला 0 भी हो चुका होता है, ऐसे भी आई हैं बहुत सिनेरियोज। बट ये भी सिनेरियोज है। देखिए स्टॉक मार्केट में ना मज़ेदार चीज़ क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एक बास्केट बनाते हो, समझो आपने 30 स्टॉक का बास्केट बनाया, निफ्टी 50 लिया या खुद का बास्केट बना लिया, अगर आपको नॉलेज है तो खोने के लिए आपका उतना ही अमाउंट है जितना आपने डाला है, पर ये मल्टीप्लाई हो गया ना, अनंत हो तो कुछ भी हो सकता है। एशियन पेंट्स जब से लिस्ट हुआ है तब से आई थिंक करीबन 20,000 गुना हो चुका है, 20,000 टाइम्स। 20,000 टाइम्स इन 40 years। इन 40 years मतलब 40 years। क्या 85 टाइम से? 85 से लेके अभी तक 20,000 गुना हो गया। तो अगर आपने 1,000 रुपये डाला होता तो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड, 2.5 करोड़ रुपए पे होता है आप। तो ये स्टोरीज आपको मिलेंगी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की, क्योंकि बिजनेसेस बढ़ते हैं, बिजनेसेस आगे चलते हैं, कंट्रीज आगे जाती हैं, कंट्रीज ग्रो करती हैं। पर उस पॉइंट पे किसी को नहीं पता होता ना, जब एशियन पेंट्स 85 में लिस्ट हुई थी तब किसी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इन्फोसिस का जो IPO था, हाँ, वो अंडर सब्सक्राइब हुआ था। जब वो पहली बार लेके आया मार्केट में अपने शेयर्स, तो पूरा सब्सक्राइब भी नहीं कर पाए थे। एंड दैट स्टॉक हैज गॉन अप ओवर अगेन सेम 19-20,000 टाइम्स इन इट्स लाइफ टाइम। तो आपको इंडिया पे, और देखो आप नहीं सिलेक्ट कर सकते ये चीज़ें, इट इज़ वेरी वेरी रेयर कि आप कर पाओगे, तो इसलिए आप मत करो ये। आप इंडेक्स में ट्रेड कर लो, इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा अच्छा बास्केट बना लो, थोड़ा पैसा लार्ज कैप में डालो, थोड़ा पैसा स्मॉल कैप में डालो, थोड़ा मिड कैप में डालो। अगर आपका गोल लंबा है, 20 साल का है, 25 साल का है, तो ज़्यादा पैसा स्मॉल और मिड कैप में डालो, क्योंकि छोटी कंपनी का बड़ा होने का चांस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू, अब रिलायंस है, रिलायंस 2 गुना होना
टाइम लगेगा। पर एक छोटी कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 1000 करोड़ है, वो 2000 करोड़ जल्दी हो सकती है। तो आप निवेश करो, अच्छे से करो, पेशेंस से करो। ये जगह है जहाँ पे वेल्थ बनती ही बनती है, बस पेशेंस है। वो वॉरेन बफे ने बोला है ना, दिस इज अ प्लेस टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम द इनपेशेंट टू द पेशेंट। इन्वेस्टमेंट का एंट्री पॉइंट आपको लाइफ में कब लगता है होता है एक सही एंट्री पॉइंट कि बंदे को वहाँ से इन्वेस्टमेंट की जर्नी में एंट्रेंस ले लेनी चाहिए? जब आपका इमरजेंसी फंड और आपका इंश्योरेंस सेट। एंड इज इट एवर टू लेट कि यार इंसान सोचता है मैंने आज 40 साल तक तो 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, अब क्या करूँ इन्वेस्टमेंट शुरू करूँ? नेवर टू लेट। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपने नहीं इन्वेस्ट किया था, आज आप इन्वेस्ट करोगे तो आप नहीं, शायद आपके बच्चे उसका फायदा उठा लेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट द नेक्स्ट जनरेशन विल बी हैप्पी। एवरीबडी इज वर्किंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, धीरू भाई अंबानी के फादर तो एक स्कूल टीचर थे, पर उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कितने धक्के खाए, एंड लकीली इट वर्कड फॉर हिम। तो आप हमेशा एक जनरेशन को हमेशा लाइफ में खटना पड़ता है, ऑप्शन ही नहीं है। एक कोई जनरेशन आएगी जिसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने परिवार को ऊपर लेके जाने के लिए। तो इफ योर पेरेंट्स वर नॉट दैट जनरेशन, देन गॉड हैज गिवन यू अ चांस टू बिकम दैट। एक चीज और कि व्हाट डू यू थिंक, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बच्चों के अंदर से अपब्रिंगिंग की बात स्टार्ट करें, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? क्योंकि एक छोटे बच्चे को भी आज के वक्त में अगर हम 10 रुपये देते हैं खर्च करने के लिए, वो डेफिनेटली कर देगा। बट डू यू थिंक कि हमारे यहाँ पे थोड़ा अर्ली एज से इन्वेस्टमेंट की नॉलेज देना जरूरी है बच्चों को? देखिए, इन्वेस्टिंग को तो फिर भी थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। सेविंग्स की, सेविंग्स एंड बजटिंग, ओके, सेविंग्स एंड बजटिंग की नॉलेज देना बहुत जरूरी है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन डालना बहुत जरूरी है। व्हाट इज दैट? मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मेरा बेटा है, मेरा बेटा अभी 10.5 साल का है, तो वो गेमिंग करता है, मतलब उसको गेमिंग का बहुत शौक है और वो प्रोफेशनल करियर बनाना चाहता है उसमें, वेरी क्लियर अबाउट इट। तो उसके जो इक्विपमेंट्स आते हैं बहुत महंगे आते हैं। जैसे उसका अगर माउस होगा ना, माउस भी 15-16 हज़ार का आता है, कीबोर्ड 18-20 हज़ार रुपये का आता है। तो मेरे पास लेके आता है कि डैड आई वांट दिस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो उसको 2,000 रुपये की पॉकेट मनी मिलती है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि आधा तू डालेगा, आधा मैं डालूंगा। ओके, ठीक है, तो अब 2,000 रुपये वो कमा रहा है मेरे से हर महीने। 2,000 अगर उसको 15,000 डालने हैं तो मोटा मोटी 7,000-8,000 उसको डालने, 7,000-8,000 मेरे को डालने। तो उसका डिसीजन 4 महीना डिले हो जाता है। और अगर उसको इमीडिएटली चाहिए तो मुझे आके समझाना पड़ेगा कि क्यों मैं उसको इमीडिएटली ये चीज लेके दूं। ही हैज टू गिव मी रैशनल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि भाई मैंने तो आज तक 150 रुपये से ऊपर का कीबोर्ड नहीं खरीदा, तू 18,000 रुपये का कीबोर्ड खरीद रहा है, 15,000 का माउस खरीद रहा है, तो मेरे को समझा दे कि तेरे को क्या फायदा होगा उससे। तो देन ही कम्स एंड गिव्स मी अ केस कि क्यों मेरे को ये लैपटॉप, क्यों कीबोर्ड खरीदना है, क्यों करना है, मुझे प्रो गेमिंग में जाना है, इसका ये लाइट वेट है, इसकी क्लिक्स पर सेकंड, फिर वो दिखाता है कि ये देखो यूट्यूब पे वीडियो में भेजता हूँ आपको, इसके क्लिक्स पर सेकंड ज़्यादा है, मैं ज़्यादा एफिशिएंट हो जाऊँगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑब्वियसली बाप का प्यार होता है, मैं तो वैसे भी दे दूँ। बट अगर उसको एक्सप्लेन करना पड़ गया ना, तो उसकी नॉलेज बढ़ती है, उसका कन्विक्शन बढ़ता है, मेरे राइट क्वेश्चनिंग उसको जाती है। तो आई थिंक ये बेसिक 2-3 चीजें, इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट थोड़ा आगे भी करा सकते हैं, बड़ा हो जाए तो। बजटिंग इज की, ताकि डिलेड ग्रैट। आज क्या हो रहा है, बच्चे जाते हैं माँ बाप के साथ, जाके हैमलीज में उल्टे पड़ जाते हैं कॉकरोच की तरह, और मेरे को टॉय चाहिए। क्यों चाहिए भाई? तो अगर ये पहले से उसको समझाया जाए, थोड़ा सा काउंसिल किया जाए कि बेटा बजट होता है, ये आप बजट आपको 100 रुपीज पर मंथ मिलेगा, आपको कौन सा टॉय चाहिए, 1000 रुपीज वाला चाहिए, चलो आप 500 देना, 500 मैं दूंगा। तो बच्चे को रैशनली आप समझा सकते हो, ऐसा नहीं है इमोशनल कनेक्ट के साथ रैशनली समझा सकते हो, पर अगर आप उसकी हर इच्छा पूरी करोगे तो उसके लिए तो ईजी हो गया ना। दैट इज अ बैड थिंग, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ने ही सबको मारा। ये क्या रील कल्चर चल रहा है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फटाफट डोपामिन हिट हुआ, मजा आया, 30 सेकंड में सब डांस करके निकल लिए, हो गया काम। तो फायदा कौन कमा रहा है? रील बनाने वाले ही कमा रहे हैं ना, या फिर प्लेटफॉर्म कमा रहा है जिसपे रील्स चल रही हैं। सो आपको हमेशा ये फोकस करना है कि बच्चे जो हैं, बच्चों को बजटिंग और सेविंग्स, इसके बारे में बार बार बताते रहो। आरओआई अप्रोच लाओ बच्चों में, आरओआई कि तू बेटा क्या करेगा, इससे क्या फायदा होने वाला है तेरे को, तो ये जो खरीद रहा है इससे क्या फायदा होने वाला है। लेट हिम गिव द मोस्ट शिटिएस्ट आंसर। हमें उसका कोई थोड़ी वो हार्वर्ड का एंट्रेंस करा रहे हैं, हम उसका रैशनल बिल्डिंग कर रहे हैं कि हैज टू गिव अर सम रैशनल। तो ये अगर आप अपने बच्चों में कराओगे, आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर द किड्स। मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ ये वाले प्रोसेस को। वेरी नाइस वे ऑफ अपब्रिंगिंग, और बच्चों के अंदर थोड़ा सा एक्चुअली में वो मनी को लेके एक इंपॉर्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि वेस्ट एक्सपेंडिचर नहीं करने हमें। अब जैसे इफ ही हैज टू बाय अ जैकेट एंड ही हैज टू बाय अ कीबोर्ड,
नाउ ही विल सिलेक्ट, यार मेरे को दोनों में से एक ही चीज करनी, तो उसको ना रिसोर्स यूटिलाइजेशन का भी समझ आता है कि मेरे को हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास बहुत ही रिसोर्सेज होंगे और मैं सब कुछ खरीद सकूंगा। तो माइंड रैशनलाइजेशन में चला जाता है कि मैं कैसे, पहली चीज कौन सी करूँ, क्या मेरे लिए जैकेट इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए वो कीबोर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या मैं बिना जैकेट के काम कर सकता। तो ही स्टार्ट्स थिंकिंग, माइंड स्टार्ट्स वर्किंग, थोड़ा चालू हो जाता है काम करना। अभी रैशनल बिल्डिंग टाइम लगता है, बट एटलीस्ट यू हैव टू पुश दैट ब्रेन ना, थोड़ा तो पुश करना पड़ेगा उसको। अब जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना बजट, मनी, फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे बात सारी ये आती है कि अब एक चीज़ ये भी है कि अब लोग ना जब बड़े प्लेयर्स को देखते हैं, वॉरेन बफेट टाइप्स, लेजेंडरी इन्वेस्टर्स वगैरह, और आजकल ना लोगों के अंदर एक अप्रोच आ गई, रिटायरमेंट अप्रोच, अर्ली रिटायरमेंट अप्रोच। आई विल गेट रिटायर्ड बाय 35, आई वांट टू गेट रिटायर्ड बाय 40, एंड वो ये चाहते हैं कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हो जाएं कि वो उनको ऐसा रिटर्न देने लगें कि अगर वो रिटायर भी हो जाए सो दे आर गुड विद इट। इज इट पॉसिबल एज पर यू? बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबल, देखिए बिल्कुल पॉसिबल है, एब्सोल्युटली इजीली पॉसिबल है अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करो तो। वो डिसिप्लिन कोई नहीं रख सकता, बहुत कम लोग रखते हैं। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में एम्फी के अकॉर्डिंग अगर 100 लोग एसआईपी चालू करते हैं तो 5 साल बाद आपके हिसाब से कितने लोगों की एसआईपी चल रही होती है? 5 साल, ज़्यादा नहीं। एसआईपी तो आपको 20-20, 25-25 साल करनी चाहिए वेल्थ बिल्डिंग के लिए। हाफ ऑफ देम 50, 11। तो 100 लोग स्टार्ट करते हैं, 89 ड्रॉप आउट हो जाते हैं विद इन 5 ईयर्स। कैसे वेल्थ बिल्ड करेंगे वो जिंदगी में? 5 साल में तो इंपैक्ट ही नहीं पता चलता, 5 साल में कुछ नहीं दिखता। वो तो अभी पिछले 4-5 साल में दिखा है बिकॉज मार्केट हैज बीन ओनली ऑन वन डायरेक्शन। अभी आ गया ना क्रैश, तो एसआईपी क्लोजर रेशियो बढ़ गया। तो आपके हिसाब से क्रैश में भी लगे रहो। अभी जैसे इतना बड़ा है कि वो आया कि मार्केट्स खत्म हो गई, इन्वेस्टर्स डूब रहे हैं, ये है वो है, पैसा खत्म हो गया, लोग बैकआउट कर रहे हैं, व्हाट्स दिस सिनेरियो? मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक फंड में इन्वेस्ट करना चालू किया था 2016 सितंबर में। ठीक है। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग 30,000 रुपीज अ मंथ। तो धीरे धीरे चालू किया, करता रहा। February of 2020, which is 3.5 years later, my returns were 0%. मतलब जितने का एवरेजिंग हुआ था, एक भी रुपया नहीं कमाया। 3 साल बाद, 3.5 साल हो चुके हैं। पर अभी मजा चालू हुआ, मार्च आ गया 2020, कोविड, दैट सेम फंड वेंट डाउन बाय 25%। अब घाटे में आ गए। 3.5 साल बाद। इस टाइम तक क्या होगा? सब लोग छोड़ के जाएंगे, हम लगे रहे। टुडे इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 100 months इन्वेस्टिंग इन दैट फंड। 100 महीने हो चुके हैं, और 100 महीने में मैंने मोटा मोटी 30 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है। 30,000 into 100। द वैल्यू ऑफ दैट फंड अभी जब मार्केट स्पीक आउट की थी हैड रीच टू 85 lakhs, एंड टुडे इट्स एट 77-78 लाख रुपीज। तो आपने 85 में एग्जिट मार कुछ नहीं किया। क्यों करूं? मुझे पता है वो नीचे भी आएगा, अब वापस ऊपर जाएगा किसी दिन। तो ये तो साइनोसाइडल कर्व है ना, पर डायरेक्शन उस साइनोसाइडल कर्व की अपवर्ड्स है, ऊपर जाता रहेगा। तो मैं स्ट्रेस नहीं लेता क्योंकि मैंने तो 25 साल के लिए डाला पैसा। ओके, सो आप अपना एग्जिट पॉइंट लेके चलते हो दिमाग में कि मेरे को कब मार्केट से निकल जाना है। देखिए ऐसे नहीं, इसमें गोल्स है। मेरे बेटे की एजुकेशन एक गोल है। ओके, तो वो गोल के लिए एक म्यूचुअल फंड एलोकेटेड है। ठीक है। मुझे पता है कि गिव और टेक, जब वो गोल की जरूरत होगी तो वो नंबर एक रेंज में होगा। तो वो जिस दिन मांगेगा उस दिन दे देंगे उसको पैसे। अगर वो नहीं मांगेगा, अच्छा बच्चा निकला, उसको स्कॉलरशिप लग गई, या फिर उसने उससे पहले कमाना चालू कर दिया, तो वेरी गुड, वो मेरे पैसे बच गए। और अगर नहीं मांग लेगा तो ले लेगा। हमने तो तय करके, हमने तो बना के रखा है। मेरी रिटायरमेंट कह लो या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कह लो, रिटायरमेंट में एक्चुअली वर्ड अच्छा नहीं लगता मेरे को लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ आई एम पर्पसफुली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, पर मैं पर्पसफुली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। तो मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक गोल रखा हुआ था। वो गोल हिट हो गया तो मैंने थैंक यू बोल दिया, मार्केट खत्म। आई डोंट नीड टू डू अ जॉब नाउ फॉर समबडी एल्स। तो गोल्स बनाओ और गोल्स के अराउंड म्यूचुअल फंड को अटैच कर दो। आपको गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए म्यूचुअल फंड डाल दो। कब खरीदनी है? 5 साल बाद खरीदनी है, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड डाल दो। आपको शादी करनी है, अभी बच्चे हैं 5-6 साल हैं, उसके हिसाब से कर लो। 10-12 साल बाद घर खरीदना है, उसके हिसाब से कर लो। 15-20 साल बाद आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, उसके हिसाब से कर लो। बच्चे को स्कूल भेजना है, बच्चे की शादी करनी है, सब गोल्स के लिए आप फंड्स बना सकते हो। अब ये तो हो गई कुछ बहुत अच्छी पॉजिटिव साइड ऑफ गाइडेंस कि आप कैसे सही तरीके से इन्वेस्ट करके सही एक अच्छे खासे टाइम दे के पेशेंस के साथ रिटर्न्स ले सकते हो। दैट इज़ द राइट गाइडेंस। अब
टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, हर किसी के हाथ में फ़ोन है, सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे नए ट्रेंड्स चल चुके हैं। लोग ना टिप्स देते हैं कि आज के दिन पे तुम इस वाला शेयर में इन्वेस्ट कर दो, आज तुम ये ले लो, आज तुम वहाँ ले लो, ऐसे हो जाएगा। और लोग एक बार में मान के ले भी लेते हैं। इस कल्चर पे आपका क्या वो है कि मतलब इज इट अ गुड थिंग, कर लेना चाहिए? कि देखो, हमारे लोग जब टमाटर, भिंडी, आलू, प्याज खरीदने जाते हैं ना, तो अगर वो रेडी वाला बोल दे कि 100 रुपये का है, तो वो नेगोशिएट करते हैं 80 रुपये मांग, 80 रुपये। तो 20 रुपये बचाने के लिए वो इतना हैगल करते हैं। पर अगर एक टिप आ जाए ना कि यार ये शेयर खरीद ले, 10 रुपये का है, कल को 50 का हो जाएगा, तो आदमी 50,000 रुपये भी डाल देता उसमें, सोचता ही नहीं है। क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन। आपको चाहिए क्यों और आपको चाहिए क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टिप वाला कल्चर है ना, इसने सबको बर्बाद किया हुआ है। और देखो, टिप मिलती है रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में किसको मिलती है वो भी देख लो, है ना। तो आप भी वैसे बन जाओगे फिर कि आपके पास गोल होना चाहिए। आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। ये टिप और ये सब आप मत करो। अच्छा नहीं जी, मेरे को करना है, बिल्कुल करना है सर, आप कुछ भी बोलो, मेरे को करना है, नो प्रॉब्लम। अपनी इन्वेस्टमेंट का 2% से करो, 3% से करो। जैसे मैंने बोला कसिनो में 2,000 रुपये लेके जाता था, तो आप भी अपना, ये कसिनो हो गया ना, तो प्योर कसिनो थॉट प्रोसेस हो गया। तो कसिनो के लिए आप एक अलग से पैसा लगा दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 2,000 रुपये डालूंगा। लोग क्या करेंगे, जैसे कोई टिप आएगी ना, अपना कोई म्यूचुअल फंड, अपनी कोई FD, अपना इमरजेंसी फंड, ये सब दोस्तों से उधार लेके फिर निवेश करेंगे, एज इफ कि बस ये 10 की चीज़ अब 100 हो जाएगी, और मैंने सबसे ले लिया 10 लाख रुपए, मेरा 1 करोड़ हो जाएगा, इन सबको मैं 10 लाख वापस कर दूंगा, मेरे 90 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। और वो क्या होता है, वो 10 लाख जीरो होता है, फिर वो उन पर कर्ज चढ़ जाता है, और जिंदगी भर वो कर्ज के बोझ तले चलते रहते हैं। तो देखिए, जो भी करना है, जो भी मीठा काम करना है, विच इज क्रिप्टो करना है, FNO करना है, आपको टिप्स सुननी है, किसी वो कौन सा स्टॉक कहते हैं उसे, पेनी स्टॉक में पैसा डालना है, नो प्रॉब्लम, बट मीठे जितना, मतलब 5 से 10%, उससे ज़्यादा नहीं। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। आज सर डेट क्या है? आज है 30 फरवरी, 30 जनवरी, 30 जनवरी आज डेट है। 1 फरवरी को बजट आना है। आज हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, जब तक होपफुली ये पॉडकास्ट रिलीज होगा बजट आ चुका होगा, बट ऑन कैमरा लाइव आज अभी तक बजट नहीं आया। 30 जनवरी पे हम बैठे हैं। आपका क्या कहता है एनालिसिस, क्या लगता है बजट कैसा आने वाला है? इट विल बी नॉट एन इवेंट। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा आपके, मेरे लिए कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा जो हम सोच रहे हैं। सी, बजट इज 95% हाउ द कंट्री स्पेंड्स मनी, ठीक है। आपको पिछले साल का याद है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना एलोकेशन किया था? नहीं याद है, बिकॉज इट डजंट कंसर्न यू। तो जो 95% ऑफ द बजट डजंट कंसर्न यू, ओनली 5% ऑफ द बजट कंसर्न यू, जिसमें 2 ही चीज़ें हैं। क्या उन्होंने आपके टैक्स में कोई रिबेट किया है, और या कोई उन्होंने स्टॉक मार्केट पे टैक्स ऊपर नीचे किया है। यही 2 चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअली इम्पैक्ट करती हैं। क्या लगता है? कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जो ऑनररी हर साल होता है कि हमने जितने भी लोगों ने इनकम टैक्स भरा है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने नेशन में कंट्रीब्यूट किया, ये ज़रूर होगा। ठीक है। दूसरा, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर 75,000 है तो उसको हो सकता है 1 लाख कर दें, ज़्यादा, ठीक है। तीसरा, 80C में मुझे नहीं लगता एग्जेम्पशन बढ़ाएंगे, क्योंकि 80C अब वो धीरे धीरे अबॉलिश कर देंगे, बिकॉज 2/3 ऑफ द इनकम टैक्स पेयर हैव मूव टू द न्यू रिजीम। अच्छा, तो 80C वाज ओल्ड रिजीम, तो ओल्ड रिजीम तो ये मेरे को लगता है अगले 1-2 साल में अबॉलिश ही कर देंगे। एक चीज है जो अभी इस साल होगी नहीं होगी वो नहीं पता, अगर हुआ तो चेंज हो सकता है, वो है डायरेक्ट टैक्स कोड। अगर डायरेक्ट टैक्स कोड ये लगा देते हैं, क्या चीज़ है ये? तो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट जो लिखा गया था 1950s में लिखा गया था, तो हर साल जब भी बजट आता था तो इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस होते थे, तो सब क्लटर हो चुका है, उसको ठीक करके एक प्रॉपर न्यू एक्ट लेके आना चाहते हैं, जैसे वो डायरेक्ट टैक्स कोड कह रहे हैं। उसमें काफ़ी चीज़ों को ईजी करना चाहते हैं, जो ये कस्टमर, ये जो इनकम टैक्स ग्रीवियंसेस हैं, ये सब है, तो उसको वो ईजी करना चाहते हैं। तो वो अगर आता है तो कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग बिग एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्केट। ओके, नो वो इवेंट होगा। हाँ ठीक है, कोई जो चीज़ आपको कंसर्न नहीं करती, भाई एक्सपोर्ट्स पे इतना शॉप्स दे देंगे, SMEs के लिए ये कर देंगे, स्टार्टअप्स के लिए ये कर देंगे, पैसा इधर डालेंगे, इधर इतना डालेंगे, कोई नई मार्केटिंग चीज़ होगी, जैसे पिछले साल वो था, वो मिलेट था, तो ऐसा कुछ नया उठा लाएंगे या फिर उसी को एक्सपैंड करेंगे, एनहांस करेंगे। सी, दे डोंट हैव एनी बजट। अभी उनका कोई इलेक्शन नहीं है ना, देश का इलेक्शन तो खत्म हो गया, तो अभी तो 4 साल बाद है 2029 में, तो दे डोंट नीड टू इम्प्रेस यू। जब इलेक्शन था तब तो इम्प्रेस किया नहीं, तो अब क्या करेंगे? ट्रू। अब यहाँ पे ना एक आजकल ना, जैसे कि हम बाहर
कमिंग अप चीज़ों की बातें कर रहे हैं और ऐसी कर रहे हैं, आजकल एक नया ट्रेंड उसमें रियल एस्टेट में निकला है कि इन्वेस्टमेंट पे लोग कहने लगे कि जैसे हमारी कंट्री के अंदर अगर आप किसी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जाते हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जाते हो, जो रेंट का रिटर्न है आजकल लोग उस तरफ टर्न कर रहे हैं कि आप दुबई में इन्वेस्ट करो। आप दुबई के अंदर 1 करोड़ का लोगे तो आपको रिटर्न वहाँ ज़्यादा है, इंडिया के अंदर कम है, वहाँ पे प्रॉपर्टी लेना इज़ बेटर देन कंपेयर टू टेकिंग इट इन आवर कंट्री। व्हाट डू यू थिंक? सी अगेन एसेट एलोकेशन है। हाँ. अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए, आपके पास कैपिटल है, आपको एक कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए, आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए कि इंडिया में बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट है, चलो एक अपकमिंग है, अच्छी लोकेशन है दुबई, या वहाँ पे आपको रेंटल अच्छा मिल सकता है तो आप डाल सकते हो पैसा, कोई चक्कर नहीं है। बट एक चीज़ याद रखना कि इंडिया से बाहर पैसे भेजते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आप पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सब के रूल्स लगते हैं। ठीक है। और इंडिया ने अभी रिसेंटली 20% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स अनाउंस किया, यानी जो भी आप पैसा यहाँ से भेजते हो पहले 20% आपको टैक्स देना पड़ जाता है। ओह, चाहे वो आपका ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड वाइट मनी है। हाँ हाँ, तो वो स्कीम है जिसे कहते हैं LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ओके। तो क्योंकि गवर्नमेंट ट्रैक करना चाहती है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इंडिया के बाहर एसेट्स ओन करते हैं पर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अभी रिसेंटली एक और किस्सा सुनने आया था कि मैं एक बार दुबई गया था, अभी रिसेंटली गया था, जनवरी नहीं दिसंबर या नवंबर में गया हूँगा। तो मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे रियल एस्टेट में, तो जनरली बात कर रहे थे कि ऐसा ऐसा है, ऐसा है, तो बोले कि तुम भी ले लो। तो मैं यार वो LRS में आप 20% TCS होता है, तो मैं तो नहीं ले रहा। तो बोलते कि आप एक काम करो, कैश भिजवा दो, मैं कैश से खरीदवा दूंगा। ओके। मैं अच्छा, ये तो हवाला हो गया। हाँ हवाला वाला करो। तो मैं अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, जब मैं हवाला कर दूंगा, समझो करता हूँ, मतलब भैया मैं करता नहीं सर पर अगर मैं कर दूँ, चलो ठीक है, मुझे घर खरीदने का मन है, तो मैं घर रजिस्टर कराऊंगा, रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे होगी, तो मैं दुबई लैंड डिपार्टमेंट DLD होता है वहाँ पे, वहाँ जाऊँगा और वहाँ क्या प्रेजेंट करूँगा एज एन आइडेंटिटी कि मैं कौन हूँ। तो बोले पासपोर्ट। मतलब भैया तुम समझ रहे हो, तुम बोल क्या रहे हो, मेरा पासपोर्ट का डिटेल्स DLD के पास है, ठीक है, मैं उनको 4% स्टैम्प ड्यूटी दूंगा, कैश में मैंने घर खरीदा होगा, और यहाँ का जो तुम्हारा हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर है वो जय श्री राम बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है वो डेटा नहीं भेजेगा यहाँ पे? ये बात मैंने शायद अक्टूबर नवंबर में बोली थी। तो बोला भैया मैं तो जिंदगी भर ये काम नहीं करूँगा, लेजिटिमेट तरीके से अगर कोई तरीके से होता है तो ठीक है, तो ये सब काम तो मेरे को नहीं करना। उसके कुछ 1-1.5 महीने बाद आ गया कि 5,200 करोड़ रुपीज वर्थ ऑफ एसेट्स पे ED ने छापा मारा है, जिसमें लोगों ने कैश में दुबई में घर खरीदा है, जिसमें से 725 करोड़ रुपए के आसपास तो दिल्ली के बायर्स है कि 725 करोड़ उस पे भी ED का राइट है टू। बिल्कुल, ED ऑलवेज मनी प्रॉब्लम्स, PMLA ED और EOW 3 ही चीजें हैं जो कभी भी लग सकती हैं आप पे। ED है ना, मतलब आप तो देश का पैसा गलत कर रहे हो ना, आप तो टैक्स चोरी कर रहे हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ जाती है, PMLA आ जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, ये सब तो भाई सबसे डेंजरस डिपार्टमेंट्स, और इन सब का पिताजी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके तो गलत किया तो बहुत मैसिव कंपाउंडिंग लगती है। सो क्यों अपने को ये सब रिस्क लेना? अगर लेजिटिमेटली कुछ बात बनती है तो बनेगी, नहीं तो ये सब नहीं। सी पीपल आर नॉट इवन थिंकिंग दिस वे कि मैं कैश से घर ले लूं और वहां जाके अपना पासपोर्ट दे रहा हूं और मैं ये सोच रहा हूं कि मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। तो थोड़ा तो लोगों को यार, मतलब क्या कहते हैं वो, इतना तो कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि व्हाट दे आर डूइंग। एंड सी, डोंट गो अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड यार। अगर हमारी सरकार नहीं अलाउ कर रही है आपको एक सर्टन चीज, तो कोई रीजन होगा नहीं अलाउ कर रही होगी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएंगे या कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर इज द रीजन, तो प्लीज रिस्पेक्ट दैट। So as you are a business consultant, definitely an amazing business consultant, तो आप अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल्स के ऊपर यू गिव योर टेक, यू हेल्प आउट पीपल, यू गिव योर बेस्ट गाइडेंस वगैरह। आजकल एक बिजनेस मॉडल है जो भर के बदनाम है सोशल मीडिया पे, मतलब जिसकी इतनी बदनामी हो चुकी है, दैट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। उसके ऊपर तो भाई रील्स का भी अनंत चीज़ बन चुकी है, हर चीज़ हो चुका है, बिल्कुल बहुत अच्छे से बदनाम किया गया नेटवर्क मार्केटिंग को। आपको क्या लगता है, मतलब एक्चुअली में जैसा उसको दिखाया गया है कि भाई बिल्कुल लुटवा देने वाली स्कीम है ये, वो है या कुछ है? मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन नेटवर्क मार्केटिंग? देखिए, FNO में लोग पैसा नहीं बना पाते, इसलिए FNO खराब है। FNO इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हाँ। ट्रेडिंग में लोग पैसा नहीं कमा पाते, ट्रेडिंग खराब है। हाँ। ठीक है। और लोग IAS में एंट्री नहीं ले पाते, इसलिए IAS का टेस्ट खराब है। JEE में एंट्रेंस नहीं ले पाते, इसलिए उसका टेस्ट खराब है। खराब वो सब नहीं है, खराब थोड़ा आदमी को अंदर भी झांक लेना चाहिए
आप नेटवर्क देखिए, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं सिर्फ लॉजिकल एक बात करूंगा। लॉजिकल बात यह है कि एक कंपनी को अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो माध्यम ढूंढती है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये मल्टी लेवल नहीं है क्या? आपका C&F एजेंट है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका रिटेलर है, उसके बीच में भी कभी कभी डीलर है, तो कभी कभी तो 4 लेग होती है, उस लास्ट में रिटेलर होता है जो कंज्यूमर को माल देता है, तो वो भी तो मल्टी लेवल है। पर दूसरा उन्होंने तरीका ये ढूंढा कि हम एक काम करते हैं कि हम ह्यूमंस को मोटिवेट करते हैं सामान बेचने के लिए, क्योंकि दैट इज द चीपेस्ट वे टू रीच टू पीपल। आई डोंट हैव टू डू एनी बिग मार्केटिंग, ट्रू, एंड दे कैन ऑनबोर्ड मोर पीपल और उनको ड्राइव करें। और छोटी छोटी खुद की टुकड़ियां होती है, जैसे पहले टुकड़ियां होती थी ना सेना की, तो सेना की टुकड़ी है ये बेसिकली, एक सेना का हेड है और वो आगे अपनी टुकड़ी को संभाल रहा है। ये थॉट प्रोसेस था। अब जब भी ह्यूमन नेचर की बात आती है तो वो कोई ना कोई लूपहोल तो ढूंढ लेता है। तो लोगों ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, हम MLM में करते हैं। तो मैंने आपको जोड़ा साथ में, मैंने बोला कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ये बेचने हैं। मुझे क्या करना है? प्रोडक्ट्स बेचने हैं। नहीं, पैसे तो बनेंगे नहीं, तो एक काम कर, अच्छा पैसे नहीं बनेंगे तो तू अपने जैसे 3 और ढूंढ ला। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट बेचने का था, यहां वो बन गया लोग जोड़ने का। हाँ, और ED ने एग्जैक्टली यही चीज लिखी है अपने ऑर्डर में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, कि भाई अगर आप किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट इस नाम पे देते हो कि तुम्हें आगे जाके और लोग जोड़ने हैं, तो यानी वो प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, वो स्कीम खरीद रहा है। हाँ, उसे MLM कहते हैं। पर बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, जैसे एमवे है, ग्लोबल जायंट है, वो तो कंप्लीट MLM चलती है। पर एमवे का प्रोडक्ट लोग जनरली भी यूज करते हैं बिकॉज इट्स अ गुड प्रोडक्ट। तो वहां बढ़िया चल रहा है काम उनका। ऐसे एक और है 3-4 बड़ी कंपनीज, इंडिया की भी 1-2 अच्छी कंपनीज हैं। तो MLM को अगर आप इस दृष्टिकोण से देख रहे हो कि मैं ज्वाइन करूंगा और मैं अपने दोस्त 4-5 जोड़ूंगा उसमें फॉर द पर्पस ऑफ कि प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, फिर मैं कमा लूंगा। हाँ, फिर मैं चेक करना चालू बायर जो है वो क्या कहते हैं, उसको पता ही नहीं उसके घर आने क्या वाला है, तेल आने वाला है, शैम्पू आने वाला है, क्या आने वाला है, यू डोंट नो व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन, सिंपल अगेन। तो अगर एक व्यक्ति प्रोडक्ट बेचने के एंगल से जुड़ता है तो मेरे हिसाब से MLM इज द बेस्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सेल्स स्कूल इन दिस वर्ल्ड। जितनी ट्रेनिंग MLM में होती है, परसुएजन की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, सेल्स टेक्निक्स की, उतनी कहीं नहीं होती। कोई स्कूल, कोई माइका लाल नहीं सिखा सकता। पर अगर कोई इस पर्पज से जुड़ रहा है कि आगे 2 पीछे 2, वो तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर, वही चल रहा है, तो देन यू आर एंटरिंग इनटू अ स्कीम, देन यू आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट। तो अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो और नेटवर्क मार्केटिंग यूज कर रहे हो, ग्रेट। बट अगर आप स्कीम वाले हो कि जोड़ो 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 और जोड़ो जोड़ो, क्या खरीद रहे हैं सामने लोगों को पता भी नहीं क्या खरीद रहा है, बस जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा, तू भी जुड़ जा, तू भी जुड़ जा, चल तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। गांव वाले हैं बेचारे, छोटे कम पैसे के लालच में आ जाते हैं कि चलो थोड़ा मैं भी 10,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना कमा लूंगा। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो इफ यू हैव अ कंपनी विच इज फोकसिंग ऑन सेलिंग प्रोडक्ट्स, गो देयर, डोंट फोकस ऑन सेलिंग द स्कीम। बस यही बोलना चाहूंगा। तो यहीं पे इंसान को थोड़ा सा सावधान, सतर्क होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सतर्क होना चाहिए। तो इतनी सारी बातें करी संजय जी, अलग अलग मोड्स की इन्वेस्टमेंट भी आपने अलग अलग तरीके से इतना समझाया। अब मैं एक सेंट्रल इस बात पे आता हूँ। अब मान लो मैं नया प्लेयर हूँ, नई इन्वेस्टमेंट में आ रहा हूँ, मेरे को 2025 में इन्वेस्ट करके पैसे बनाने हैं, या मेरे को ये है 2025 या 2026 1-2 साल में मेरे को अच्छा पैसा बनाना है। व्हाट डू यू सजेस्ट द बेस्ट मोड कि यार मैं कैसे अच्छा पैसा बनाऊँ? अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ, इन्वेस्ट करके नहीं होगा। इट्स द ब्लेटेंट ट्रूथ। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, यू विल नॉट गेट दैट बेनिफिट। देखिए, अगर मैं प्रिडिक्ट कर सकता तो आज मैं अरबपति, सुपर अरबपति होता। लोग यही तो कर रहे हैं, लोग गलत ऐसे कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे इतने पेजेस देखोगे, वहां वो कहते हैं आज सुबह हम 11 बजे बैठे थे, 2 बजे तक आज हमारे इतने प्रॉफिट्स बन चुके हैं। लोग इस चीज को देख के वो जाते हैं वाह यार, वेरी हैप्पी। उसके 1 दिन पहले का पूछ लो क्या चल रहा है, 2 दिन पहले का पूछ लो क्या चल रहा है। पीपल विल शेयर देयर प्रॉफिट्स। भाई वो आपको दाना डाल रहा है। चूहे के जो पिंजरा होता है उसमें सबसे अच्छी खुशबू वाली रोटी होती है, ताकि चूहा आके फंस जाए उसमें। आप चूहे हो उनके लिए, क्योंकि आपका चूहा माइंडसेट है। आप चूहे माइंडसेट के साथ जा रहे हो कि कुछ 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 कुतर गए, तो अरे यार, दिन का पैसा कमाने वाला कौन होता है? दिहाड़ी लेबर होता है। तो दिहाड़ी लेबर की तरह क्यों सोच रहे हो? जब आप दिहाड़ी लेबर की तरह सोचोगे तो फिर वैसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको। देखो, दिस इज नॉट अ विनेबल गेम। डेली ट्रेडिंग में सेबी कहता है 93% पीपल आर लूजिंग मनी।
तो सेबी थोड़ी पागल है। हाँ, और 7% में से जो पैसा बना रहे हैं उसमें से 1% लोग साल का 1 लाख रुपए बनाते हैं। साल का। और यहाँ बच्चे लोग चाहते हैं हम दिन का 1 लाख रुपए बना ले, या 50,000 रुपए बना ले, या महीने का ही चलो 50,000 रुपए बना ले। कैसे बना लोगे यार, जब पूरे देश में 1% लोग बना रहे हैं 1 लाख से ऊपर साल का? तो महीने का तो 10,000 रुपए भी आए तो 10 भी नहीं हुआ, 8,333 रुपए हुआ। तो तुम 50,000 बनाना चाहते हो यार, कैसे तुम उनसे बेटर हो जाओगे? कौन सी ऐसी जादुई छड़ी, मुझे भी बता दो, मैं तो सुनना चाहूंगा किसी से। एक लड़की आई मेरे को, बोली हमने बात चल रही थी क्लास में, तो कितना आरओआई एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो मैंने बोला कि ठीक है 16, 18, 20% के रेंज में आप करो तो अच्छा है। तो एक लड़की ने अपना वो जूम पे हाथ रेज किया, मैंने बताओ, तो सर ये तो बहुत बेकार रिटर्न है। मैंने ठीक है वेरी गुड। बोलते मैंने आपको कितना चाहिए? बोलते मुझे 10% पर मंथ चाहिए। 100% 120% इन ईयर। कंपाउंडिंग में वो 3 टाइम्स हो जाता है वैसे, जस्ट टू टेल यू। अगर वो कंपाउंड हो जाए तो 10% पर मंथ इज 3 टाइम्स। मतलब 1 साल में आप चालू करोगे 1 लाख रुपए से आप 3 लाख रुपए पहुंच जाओगे। मतलब मैम एक ऐसा व्यक्ति बता दो जिसने 10% पर मंथ कमाया हो। तो बोलते मेरे हस्बैंड ने। वाह। मतलब अभी अगला क्वेश्चन आता है जी, कितने टाइम से ट्रेड कर रहे हैं? बोलती 4 साल से। मतलब कितनी बार 10% पर मंथ बनाया? बोलते पिछले महीने। तो पूरी क्लास ने जो कमेंट सेक्शन में उसको ट्रोल किया उसके बाद, ठीक है, यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। मैंने राइट क्वेश्चनिंग करी ना। हाँ, मतलब प्योर क्वेश्चनिंग करी, मैंने नहीं कुछ उसको अलेज किया। मैंने बोला वेरी गुड, बस मुझे इतना बता दो, ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, मेरे को अपने आप समझ आ जाएगा। मुझे पता था यही होने वाला था। मैंने भी 10% महीने का बनाया हुआ है, पर साल का 3 गुना नहीं बनाया कभी। क्यों? किसी महीने लॉस हो गया, किसी महीने स्टॉप लॉस लग गया, किसी महीने ज्यादा प्रॉफिट हो गया, किसी महीने कम प्रॉफिट हो गया। औसतन हमारा एक्सपेक्टेशन होता है साल का 18-20% बन जाए बहुत है। ओके। क्योंकि एफडी तो 7% देती है, तो उससे बहुत अच्छा रिटर्न होंगे ना। तो जैसे जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े शार्क्स हैं इनटू इन्वेस्टिंग, वॉरेन बफेट दुनिया नाम जानती है, बाकी व्हाट डू यू थिंक इनका क्या रिटर्न होता होगा? 19.8% है वॉरेन बफेट का रिटर्न सालाना अभी। हाँ, बट पिछले 65 साल से, 65 ईयर्स से। तो अगर आपने 65 साल पहले 10,000 रुपए डाले होते ना, 10,000 रुपए वन टाइम, तो आज वो 45 करोड़ रुपीज होता। ये पावर है कंपाउंडिंग की। लोग है ना भूल चुके हैं कि कंपाउंडिंग में जो फॉर्मूला में ऊपर एन लिखा हुआ है पावर में, वो एन होती है ड्यूरेशन। तो जितना टाइम आप ज्यादा डालोगे ना पैसा, उतना ज्यादा पैसा बनता है। मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं मजेदार। लेट से मेरा फंड वैल्यू अभी 5 CR है, ठीक है, मैं 40 का हूं। मैं कोई नया पैसा नहीं डालता, जो मेरा पैसा आ रहा है मैं अब उसको आगे से एंजॉय करूंगा जिंदगी में। ठीक है, जो सारी आपने बातें बोली ना सब करूंगा, ठीक है। और ये पैसा बेसिक 12% पर एनम पे कंपाउंड हो रहा है। तो यानी ये हर 6 साल में डबल हो जाएगा। ठीक है, तो 30 ईयर्स में कितना हो जाएगा? 5 गुना। इट इज 2⁵5, 32 टाइम्स हो जाएगा। तो मेरे 5 करोड़ बन जाएंगे 160 करोड़। गॉड। और अगर 12 की जगह ये 14% पे कंपाउंड हो गया, तो ये 5 नहीं 6 बार कंपाउंड हो जाएगा, 6 बार डबल हो जाएगा। तो मेरे बन जाएंगे 320 करोड़। 5 करोड़ 5 करोड़ के 30 ईयर्स में, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट इन्वेस्टिंग एनी न्यू कैपिटल। सो ये जिनको पता होता है ना, वो मेरे जैसे चिल बैठे होते हैं आराम से। बाकी दुनिया उछल रही होती है कि मैं क्रिप्टो कर लूँ, इधर कर लूँ। तो हमें पता है कि सब मरेंगे, है ना। वो कहता सब मरेंगे, तिवारी बचेगा, त्रिपाठी बचेगा, था ना। तो कौन से वो सेक्रेट गेम्स में हमारा वही हाल है, सब मरेंगे, त्रिपाठी बचेगा। त्रिपाठी मतलब जो पेशेंट है, जिनको पता। सी नाउ पीपल डोंट नो दिस मैथ ना। अभी जैसे आपने भी 2 into 5 कर दिया, बिकॉज ह्यूमन माइंड कांट कॉम्प्रिहेंड कंपाउंडिंग। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको 8वां वंडर बोला था। जैसे मैं आपसे पूछता हूं 8 + 8 + 8 कितना होता है? 24। 8 into 8 into 8 कितना होता है? दिस इज कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग है। तो लोग 8 + 8 + 8 समझ जाते हैं, पर वो into 8 नहीं समझ पाते। अब सोचो सिंपल सी बात है, 5 करोड़ 120, चलो मैं गलत हूं, 160 करोड़ नहीं बनेगा, 90 बन जाएगा, 100 बन जाएगा, 110 बन जाएगा, 120 बन जाएगा। 5 का तो कुछ वही हुआ, बन गया ना। 100 करोड़ तो बना लिया ना। तो एक लाइफ टाइम में मैं 100 करोड़ बनाने वाला हूं। जब मुझे इस बात का पता है तो मैं क्यों टेंशन लूं? अब 100 करोड़ से ज्यादा मैं क्या करूंगा यार? 5 का ही कुछ नहीं कर पा रहा। सिंप्लिसिटी इज द मोस्ट अंडररेटेड वर्च्यू इन इन्वेस्टमेंट। लोग कॉम्प्लिकेटेड चीजें चाहते हैं क्योंकि उससे ब्रेन एक्टिव रहता है, बेकार में फंसने के लिए।
देखो आपकी 2 इनकम है, एक्टिव पैसिव। उनका नाम है ना एक्टिव पैसिव, तो एक्टिव में एक्टिव रहो, पैसिव में पैसिव रहो। प्रॉब्लम क्या है, लोग उल्टे हो चुके हैं। एक्टिव में पैसिव हो गया, जॉब है वहां पे अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे, वहां कंपनी ट्रेनिंग करवाएगी तो करेंगे भाई, कंपनी की जवाबदारी है, हमारी कोई नहीं। हम तो सेठ जी हैं, सुबह आएंगे, पंच करेंगे, लंच करेंगे, रात को वापस पंच करके चले जाएंगे। यही है। वहां कोई फोकस नहीं है कि नहीं यार मैं नेक्स्ट स्किल क्या सीखूं, नेक्स्ट क्या करूं, हाउ कैन आई इंप्रूव माई करियर, हाउ कैन आई ऐड मोर टू द कंपनी, हाउ कैन आई स्टार्ट अ स्टार्टअप। नो फोकस। यहाँ क्रिप्टो में क्या करूं, ट्रेंड स्टॉक कौन सा खरीद लूं, म्यूचुअल फंड कौन सा खरीदूं, अरे ये करा, देखा क्या तूने, ट्रम्प कॉइन आ गया, मिलेनिया कॉइन आ गया, जियो कॉइन आ गया, यू नो व्हाई यार, व्हाई इतना क्लटर है यहाँ पे, इतना नॉइज है, छोड़ दो, जस्ट फॉरगेट इट। सो अब इतनी मीनिंगफुल डिस्कशंस के बाद आई गेस हमने हर बेसिक टच पॉइंट टच कर लिया। व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू अ फ्रेश इन्वेस्टर और अ सीजन्ड वन एज वेल? व्हाट डू यू सजेस्ट देम फॉर द कमिंग टाइम्स, जो कि लोगों को मार्केट को देख के थोड़े से टफ लग रहे हैं बिकॉज द मार्केट इज ड्वेलिंग इस साल, आने वाले कुछ साल? आपका क्या एडवाइस है फॉर एवरीवन जो शायद अब सोच रहा है कि अब मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ, या अभी वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट इतनी बुरी हाल में तो शायद अभी नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट? व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए वापस इस पे आप है ना सब कुछ सीख लो वॉरेन बफे से। कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। उस आदमी ने जिंदगी में जितना पैसा बनाया और कोई नहीं बना पा सकता इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज फर्स्ट $1 billion केम इन 50 years। 50 साल जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था तो उनका पहला $1 billion आया था, और उनका अगला $150 billion 30 साल में आया। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यू हैव टू वेट, इट्स अ वेटिंग गेम। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। सेकेंड है, वॉरेन बफे बहुत अच्छी बात कहते हैं, आई विल टेल यू अ सिंपल वे टू मेक मनी। शट द डोर व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी फियरफुल, व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बी ग्रीडी। तो यानी कि आज अगर लोग डरे हुए हैं तो भैया ये लालच का टाइम है। अब अपना शॉपिंग बैग खोलो और जम के खरीदो। हो सकता है और गिरेगा, 5-7%, 10% गिर सकता है, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, बट आज का खरीदना जरूरी है। तो मैं सबको ये बोलूँगा, फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप में फोमो नहीं होना चाहिए। मेरे बगल वाले की शर्ट मेरे से सफ़ेद कैसे, ये वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। डोंट लुक इनटू अदर्स बुक्स, आप अपनी बुक खुद क्रिएट करो। सेकंड, बजटिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप जो है अपने करियर में कुछ कर नहीं पाओगे, हमेशा स्ट्रगल करोगे पैसे के लिए। थर्ड, जैसे मैंने कहा कि बकेट्स बना लो। शुरू में अपने आप को सेफ, सीट बेल्ट, फर्स्ट वेयर द सीट बेल्ट विच इज़ योर इमरजेंसी फंड एंड योर इंश्योरेंस। देन डू गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। जो भी गोल्स हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टिंग करो। आपको नहीं आता सीखो, भाई सब कुछ सीखा ना, ये भी सीख लो, कोई चक्कर नहीं। कोई 1000, 2000, 5000 का कोर्स होगा, लेके कर लो। यहाँ इंजीनियरिंग में तो 2-2 लाख रुपए दे रहे थे ना, 5000 इधर भी दे दो, बहुत कुछ सीख जाओगे। उसके बाद इन्वेस्टिंग आपने चालू कर दी, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टेंट आप रहते हो जब आप बड़े लोगों की सुनते हो जो कंसिस्टेंट रह के पैसा बना चुके हैं, जैसे मैं हूँ। मतलब आई एम नॉट वॉरेन बफेट, बट आई हैव बीन कंसिस्टेंट फॉर ऑलमोस्ट 16-18 years एंड आई मेड मनी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहली बार जब अपनी SIP के रिटर्न्स देखे थे, पहले इतना ईजी नहीं होता था कि आप अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स देख रहे हो, तो अकाउंट स्टेटमेंट आता था। तो फर्स्ट टाइम आई सॉ माई अकाउंट स्टेटमेंट वॉज आफ्टर 5 years ऑफ इन्वेस्टिंग। 5 साल तक मुझे पता ही नहीं मेरे अकाउंट से पैसा कट रहा था। तो 5 साल बाद जब मैंने वो शीट खोली और मैंने अपनी IRR निकाली, मतलब यार ये तो मज़ेदार चीज़ है। 19% का रिटर्न था मेरा। मतलब FD में 7-8% बनता है, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, दिमाग नहीं लगाया, टाइम नहीं दिया, मुझे पता भी नहीं मेरा पैसा कट रहा है, और मेरे को 19% रिटर्न मिल गया। तब से लेके आज तक मैंने डायरेक्ट स्टॉक नहीं किया, मैं हमेशा MF करता हूँ, प्योर MF करता हूँ। और ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने सीखी। देखो मैं इतने कैपिटल के साथ करता हूँ कि वो कैपिटल मेरे लिए मेरा घर नहीं चलाता। उससे ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है। एक मेरा वो रिस्क कैपिटल, मेरी वो मिठाई है, तो उसके साथ मैं मस्ती कर सकता हूँ। आई कैन अफोर्ड टू डू दैट। तो मैं हमेशा कहता हूँ, डू अ मिस्टेक विच यू कैन अफोर्ड, डोंट डू अ मिस्टेक विच यू कांट अफोर्ड। तो ये कुछ बेसिक एडवाइस है। सिंपल रहो, एकदम सिंपल रहो, और फोमो से बचो। मैं बता रहा हूँ, फोमो से बचना अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है। अगर आप उससे बच गए ना कि मेरा दोस्त कोल्ड प्ले जा रहा है, मैं नहीं जा रहा, मेरा दोस्त उधर जा रहा है, दिलजीत दोसांझ पे जा रहा है, मैं नहीं जा रहा, तो वो फिर जिंदगी में आप कभी रिच नहीं बन पाओगे। हर एस्पेक्ट में लाइफ के, नॉट जस्ट मनी बट एवरी एस्पेक्ट। देखिए कपल्स में भी लोग देखते हैं कि अरे वो कपल तो देखो कितनी अच्छी अच्छी फोटो खिंचा रहा है, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एट द बैक। और
दुनिया में कहा जाता है कि अच्छी चीज़ों को ना छुपा के रखो, वेरी ट्रू, वेरी वेरी अच्छी चीज़ों को बस बहुत छुपा, वेल्थ को छुपा के रखो। पैसा बना रहे हो ठीक है, शोर मत करो, ज़्यादा शोर मत करो उसका, कि बस ठीक है बना रहे हो ना। हाँ, हम जैसे एजुकेशन पर्पज़ के लिए लोगों को मोटिवेट करें अलग बात है, बट जैसे रिलेशनशिप्स हैं ये सब है, मैं देखता हूँ लोग बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा, फिर बाद में पता चलता है कि इसको अनफॉलो कर दिया, अच्छा इनका डिवोर्स हो रहा है क्या, unfollow मतलब सोशल मीडिया एक्शंस आर टेलिंग कि व्हाट इज हैपनिंग एट देयर होम। आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग। डेफिनेटली। तो अच्छी चीज़ों को छुपा के रखो ताकि लोगों की नज़र ना लगे। वेरी वाइज, वेरी वाइज। थैंक यू सो मच संजय जी, आपने इतनी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, एक्सपेंडिचर, एक राइट बैलेंस रखने की। इट वॉज रियली वेरी मीनिंगफुल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द नमक। थैंक यू नमित। आपका जब पहली बार मैसेज आया था, इट वॉज सो ग्लैड बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड आपकी रील्स देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सरलता से और प्यार से चीज़ों को समझाते हो। थैंक यू। सो आई वॉज वेरी ग्लैड दैट आई कुड कम एंड sat with you here। सेम जब हमने सोचा था कि फाइनेंस का एक कुछ बनाना है, तो द फर्स्ट नेम क्लिक किया संजय जी के साथ कुछ बनाना है, एंड यू रिवर्टेड मी इतने अच्छे से एंड इतनी जल्दी हम लोगों ने कर लिया, विद इन अ वीक ये हो गया। इट वाज रियली ग्रेट एंड बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नमित, थैंक यू सो मच।